हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, ये हमारा सेशन 2 है, चैप्टर वाइज रिवीजन अंडर मिशन संभव, जिसमें हम टॉपिक आज का डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों, आई होप आपने मेरा पहला सेशन देखा होगा जो इंट्रोडक्शन लेवी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे है, और बहुत अच्छे से हमने रिवाइज किया विथ ऑल एस्पेक्ट्स और इन डेप्थ रिवीजन की है। और नो डाउट मिशन संभव जो है आपको यहाँ पे पूरे पूरे चैप्टर्स आईडीटी के रिवाइज करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये आईडीटी रिवीजन सीरीज में अब आज का डिस्कशन जो हमारा होगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पे होगा। दोस्तों, मैं आपको आपका शेड्यूल बता देना चाहता हूँ एक बार। यस सर, हमारा ये मिशन संभव में रिवीजन शेड्यूल कैसे रहेगा? जस्ट अ मिनट। मिशन संभव में रिवीजन शेड्यूल कैसे रहेगा, तो चलो मैं आपको ये बता दूं। ये मिशन संभव में पहला सेशन तो हमारा सप्लाई का, टिक कर दो उसको, वो हो गया। नाउ आज जो हमारा सेशन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये जो सेकंड सेशन जो है मैंने तो ओके यहाँ थोड़ा लेट या मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आई वाज नॉट वेल, इसके लिए थोड़ा मैं लेट हो गया। पर बेटा, इसके आगे जो मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ, ये शेड्यूल के डेट के हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिवीजन आ जाए और फटाफट आईडीटी की रिवीजन मेरे साथ आपकी कंप्लीट हो जाए। नाउ, ये रिवीजन जो है पूरी इन डेप्थ में रिवीजन है, आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेगी। और आप ये फील करोगे कि ये रिवीजन के बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस करो और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करो, तो डेफिनेटली आप जो है आईडीटी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो शेड्यूल दिया हुआ है इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। आप पहले से रीड करके आ सकते हो और इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जो रिवीजन है, रिवीजन के लिए ऐसा कोई स्पेशल टाइम भाई ओके ये मॉर्निंग में, इवनिंग में स्पेशल टाइम ऐसा ऐसा आप कर सकते हो तो ठीक, पर इससे अच्छा मैं आपको कहूँ कि रिवीजन कैसे कवर करना। आपका जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, होता है कभी खाना खाते वक्त, या होता है कि भाई दिन भर पढ़ लिए और इवनिंग में जो है ओके आपको ऐसा लग रहा है कि यार बस अब जो है ओके रिलैक्स होते हैं, तब मेरा हेल्प ले लेना, रिवीजन देख लेना। अगर ये रिवीजन आप जो है आपके नॉन प्रोडक्टिव टाइम में कर लोगे तो आपका रिवीजन भी होते जाएगा, और जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट को, मे बी रेगुलर मैथ पढ़ रहे हो या डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, तो आपको जो है सारी चीज़ें याद आएगी जो मैंने कही, और ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा और आप इस बार आईडीटी में 70 प्लस या 80 प्लस इजीली टारगेट कर पाओगे। ना, ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बना के दिया है। इन बिटवीन मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ, आपके कुछ टॉपिक्स होने के बाद यहाँ टेस्ट भी लेंगे। अब आप सवाल पूछोगे ये टॉपिक का अरेंजमेंट कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ टॉपिक का अरेंजमेंट। जैसे सप्लाई टॉपिक मैंने इसलिए स्टार्ट में लिया क्योंकि आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हो और वो सप्लाई के जितने भी एडजस्टमेंट्स है उसके इम्प्लीकेशंस आगे के टॉपिक में होती हैं। इसके बाद हम पहले वो टॉपिक कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो कंपलसरी क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम की एक आधी एडजस्टमेंट वो कंपलसरी में कवर हो जाती है। तो पहले मैंने वो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो आपने अभी अच्छे से कर लेना चाहिए। ओके और फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े प्रोसीजरल टॉपिक ओके जो या फिर जो ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर कम वेटेज है वो टॉपिक धीरे धीरे बाद में रिवाइज किए। नाउ आपको जो है मोस्ट ऑफ द टॉपिक की यहाँ रिवीजन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, सो यहाँ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईटीसी होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सेशन में आईटीसी कंप्लीट नहीं हुआ। सॉरी बेटा, क्या हो रहा है भाई, जस्ट मिनट। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट। हाँ, तो कभी कभी बेटा ऐसा हो सकता है कि एक सेशन में आपका जो है रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, आईटीसी ले लो, तो इमीडिएटली सेकेंड डे जो बचा हुआ है पार्ट ऑफ दैट रिवीजन में डाल दूंगा आईटीसी का। पर हम कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक हो, नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये डेट वाइज मैंने आपका कंप्लीट बहुत अच्छे से प्लान बनाया है और डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा आपका सवाल हो सकता है कि सर हम जो है आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने
यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया है, वो ज्वाइन करना। मेरे ऑडियो मैसेज, जो भी एडिशनल मटेरियल है या आपने कैसे फोकस करना चाहिए, उस टेलीग्राम लिंक पर मैं कंटिन्यूस ऑटो आपको अपडेट करते रहूँगा। तो वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दी है। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर इसकी नोट्स कैसे मिलेगी, आप तो चार्ट बेस्ड रिवीजन ले रहे हो, तो इसकी नोट्स कैसे मिलेगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो नोट्स है, ये नोट्स यहाँ पे यस मैंने डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक दी है, तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक क्लिक कर दीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज चार्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको फिजिकल कॉपी लेना है तो आप हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com से ऑर्डर कर सकते हो। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ओके, और डेफिनेटली ये चार्ट्स आपको बहुत हेल्प होंगे और रिवाइज फटाफट आपका हो जाएगा। तो चलिए, हमने सारी बातों पे डिस्कशन कर लिया है, बाकी सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर दीजिएगा, आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहेगी और मैं जो है आपका रिवीजन जो है सारे चैप्टर्स के फटाफट लेकर आऊँगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और ये मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिसको भी हेल्पफुल रहे और आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पे हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं, और वो रिवीजन हमारा जो होगा यहाँ पे, जस्ट मिनट, यस, मिशन संभव, और टॉपिक रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर। तो अब पूरा ध्यान दीजिएगा, हम सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मैंने आपके लिए ये जो है क्वेश्चनर्स के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स निकाल के रखी है, और सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैं अभी साथ साथ एक्सप्लेनेशन में कवर करूँगा। यानी जब आप क्वेश्चनर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो मैंने आपको दिए हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपकी कवर हो जाएगी, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ये चैप्टर इमेजिन करो तो 3 पार्ट में इमेजिन करना। पहला सेक्शन 15.1, 15.2 एंड 15.3। तो हमारा सेक्शन 15.1 हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा और 15.3 हो जाएगा। हो गई मैपिंग आपकी। तो 15.1 में जो बेसिक उन्होंने चीज़ दी है वो है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यूएशन आप करोगे CGST के लिए, SGST के लिए, UTGST या IGST के लिए भी, तो वैल्यू सेक्शन 15 से ही फिक्स होगी। और वैल्यू आपको लेना है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जो ट्रांजैक्शन पे आपका सप्लाई हुआ। जनरली प्रैक्टिस में इसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ओके, तो इनवॉइस प्राइस दैट इज, अब ये जो उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया है कि इनवॉइस प्राइस, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। ओके, तो यहाँ पे जितना आपको एक्चुअली मिलेगा उतने ही प्राइस पे जीएसटी आएगा। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक्चुअल प्राइस, अब इन्होंने कंडीशन क्या दी? एक्चुअल प्राइस पे तो जीएसटी आएगा, लेकिन सेलर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो हाँ, ये हाईलाइट करना यहाँ पे कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन और वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रिलेटेड मतलब क्या? रिलेटेड मतलब जो हमने सप्लाई में डेफिनेशन देखी थी, 2 मिनट में बता देता हूँ। कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग 5% स्टेक इन मोर बोथ ऑफ देम, वन कंट्रोल द अनदर, टुगेदर दे कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, और मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो भी रिलेटेड माना जाएगा। तो ऐसे केस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, तो एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी आएगा। और दूसरा, यहाँ पे जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रहा है उससे अलावा एडिशनल कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। मतलब मनी कोई सेपरेट नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है जो हमने सप्लाई टॉपिक में पढ़ी थी ना। अब इसमें ना 2 अच्छी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चनर में है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला एडजस्टमेंट है कि एक कंपनी का नाम दिया था, लोग कोई भी ले लो, XYZ लिमिटेड, और कोविड के वजह से जो है उस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बहुत पड़ा था और कोविड में सेल नहीं हो रहा था, खराब होने वाला था, तो उस कंपनी ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को स्टॉक जो है बहुत ही सस्ते में दे दिया। उसकी मार्केट प्राइस जो थी वो 30 करोड़ थी, लेकिन उसने 6 करोड़ में वो स्टॉक दे दिया। तो ऐसे केस में आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी? अब देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो आपका अप्रोच बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, क्या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रिलेटेड थी? नहीं थी। ओके, और प्राइस सोल कंसिडरेशन? हाँ था। तो व्हाट एवर द एक्चुअल, यानी 30 करोड़ का माल अगर 6 करोड़ में आपने सेल कर दिया होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 6 करोड़ से ली जाएगी ना। ओके, ये आपका एक अप्रोच होगा ना। नेक्स्ट बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो ऐसा देते हैं, क्या देते हैं? प्राइस, आपकी बेसिक प्राइस, और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ taxes and discount, taxes and discount।
अब इसका मीनिंग आप कैसे लोगे? ओके, प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, आपको लेना एक्चुअल प्राइस है, पर वो प्राइस कौन सी जिसमें टैक्सेस कंसीडर नहीं है, टैक्सेस अलग से देखना है। तो अलग से टैक्सेस में यहाँ पे अगर म्यूनसिपल टैक्सेस हम आगे देखेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए या आपके जो है एंटरटेनमेंट टैक्स यानी जीएसटी छोड़ के बाकी कोई भी टैक्सेस है तो आपको वो सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। हाँ, जीएसटी होगा तो जीएसटी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो उसके बाद में एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या? सॉरी यहां आपका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहां पे एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट्स मतलब आपको क्या लेना है कि ये प्राइस में समझ लो आपको प्राइस दी गई यहां पे 10,000, तो ये 10,000 में डिस्काउंट कंसीडर नहीं हुए है, मतलब आपको डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा सेपरेटली। ओके, सेपरेटली डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ऐसा लेना। यहाँ पे नेक्स्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और वो था यहाँ पे टीसीएस वाला। प्राइस लेते वक्त ओके, अगर आपको कस्टमर ने टीसीएस काटा होगा तो क्या वो डिडक्ट होगा कि नहीं? टीसीएस के कोई भी यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होंगे। तो यस, ये 3 इंपैक्ट ध्यान में रखना, तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से और इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 15(2) पे। 15(2) कब अप्लाई होता है? ये 15(2) अप्लाई करते वक्त आपने ध्यान देना है। ओके, इंक्लूजन इन ट्रांजेक्शन वैल्यू, वो कहते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा। ये ऐड तभी करना ओनली इफ, ये हाईलाइट करो, ओनली इफ ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट इज चार्ज, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज हुआ तो ही ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। अब ये इसमें इन्होंने 5 सब क्लॉजेस दिए, तो मैपिंग बनाओ सेक्शन 15(2) में 5 सब क्लॉजेस आपको लेना है। 5 सब क्लॉजेस मतलब ए, बी, सी, डी और ई, हो गया, याद कर लिया। तो अब ए में जो है आपको सारे टैक्सेस और ड्यूटीज और फीस जो भी आपको दिया गया होगा वो सब आपको ऐड करना है। एंटरटेनमेंट, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है, सभी क्वेश्चंस को अगर मैं कंसीडर करूं, ये मेरे सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ड्यूटीज दिए, टैक्सेस दिए, ये एडजस्टमेंट है, वो आपको ऐड करना है। ओके, दूसरी आपको एक्साइज ड्यूटी दिया होगा तो ऐड होगा। एक प्रॉब्लम में एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया हुआ है तो वो आपको ऐड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस है तो वो टैक्सेस आपको ऐड करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत अच्छा है इस रिलेटेड, और वो है कि भाई मैंने रेंट पे दिया, सर्विस थी मेरी, मैंने रेंट पे दिया और मेरे बिल्डिंग पे म्यूनसिपल टैक्सेस लगे, तो वो लैंडलॉर्ड ने अपने पॉकेट से दिया पर टेनेंट से कवर नहीं किया, सेपरेटली कवर नहीं किया। तो अब यहां पे आपका गूगली क्वेश्चन आ सकता है, टेनेंट से सेपरेटली कवर नहीं किया, इसका मतलब यह है कि यहां पे सेपरेटली चार्ज नहीं हुआ, और अगर वो सेपरेटली चार्ज नहीं हुआ तो वो ऐड नहीं होगा। अगर आप बायर से एक्स्ट्रा लेते हो तो ही ऐड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसलिए मैंने स्पेशली कहा इफ चार्जेस बाय द सेलर देन एंड ओनली देन इट इज इंक्लूडेड। ओके, एक्सेप्ट जीएसटी। नाउ इसमें जीएसटी जो है वो ऐड नहीं होगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त 2 एडजस्टमेंट आएगी। कौन सी 2 एडजस्टमेंट आएगी? एक तो यहां पे उन्होंने लिख दिया कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%। अगर वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% कहते हैं तो फिर आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन से जीएसटी निकालकर वैल्यू लेना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, समझ लो आपकी वैल्यू 2 लाख रुपीस दी हुई है और वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी हुई है, तो आपको वॉट एवर द रेट ऑफ जीएसटी अज्यूम करते हैं 18%, तो यहां पे आपको 100 डिवाइडेड बाय 118, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, यहां पे सिंपल सा एग्जांपल है, भाई आप टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हो, टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, अज्यूम एक्साइज ड्यूटी 20% अज्यूम करेंगे, तो 1 लाख वैल्यू है एक्साइज, तो क्या एक्साइज ऐड होगा? यस, और आपका जीएसटी जो है 1,20,000 पे आएगा। और अगर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी है, अगर जीएसटी सेपरेट दिया तो ऐड ही मत करना, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है तो वो सिचुएशन में आपको वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, अगर हम यहाँ पे ओके रेट 18% अज्यूम करें, ओके, और जीएसटी कैसे निकलेगा? तो इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, इस तरह से जीएसटी निकल जाएगा। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू टैक्सेस से रिलेटेड जितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकती है प्रॉब्लम में, वो मैंने कवर कर ली। नाउ क्लॉज बी है थर्ड पार्टी पेमेंट। ओके, अब ये क्लॉज बी, पहले वर्डिंग समझ लो, थर्ड पार्टी पेमेंट ये मैंने नाम दिया है। एनी पेमेंट सप्लाई, आपकी ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कि सप्लायर वो पेमेंट के लिए सप्लायर इज लायबल टू पे, यानी क्लॉज बी में ऐड तभी करोगे अगर लायबिलिटी सप्लायर की होगी, ये प्रूव होना चाहिए। दूसरा, ओके, इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट, लायबिलिटी सप्लायर की थी और वो पेमेंट रिसिपिएंट ने कर दिया। और थर्ड, नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, और प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सी बार सेलर के बिहाफ पे बायर पेमेंट करता है जिसकी लायबिलिटी सेलर की होनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी रिवीजन के बाद 1 घंटे टाइम देना, और क्वेश्चन अगर मेरा आपके पास होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूंगा, बस उतने सॉल्व कर लेना, देखो आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा ये रिवीजन के बाद। ओके, यस,
कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, पास होना है ना इस एग्जाम में, 80 प्लस जाना है ना, तो मैं जो कह रहा हूं ओके रिवीजन बहुत हेल्पफुल है और आपको अच्छी लगी तो मैक्सिमम ये रिवीजन शेयर करना बेटा। ओके सो अब यहां पे देखो तीन बात है। तो पहला एक एग्जांपल लेता हूं, जनरली एक एडजस्टमेंट फ्रेट से रिलेटेड आई थी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, फ्रेट की तीन बातें इसमें हो सकती है। अगर मैं यहां पे जस्ट रेफरेंस के लिए लूं तो देखो यहां पे जस्ट मिनट, फ्रेट केस 1, यहां पे फ्रेट चार्ज हुआ, केस 1 लेते हैं कि यहां पे समझ लो फ्रेट चार्ज हुआ। ओके और ये जो फ्रेट चार्ज हुआ ये सेलर ने चार्ज किया, फ्रेट चार्ज बाय द सेलर, चार्ज बाय द सेलर। अगर सेलर ने इनवॉइस में फ्रेट चार्ज कर दिया तो वो केस में ये क्लॉज बी का जो है वो एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है क्योंकि सेलर ने चार्ज किया है। और यहां पे वो सी में आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब देखो क्या होता है कि बी कहां लगता है कि सेलर ने इनवॉइस में नहीं चार्ज किया, नॉट इंक्लूडेड इन द इनवॉइस, सेलर ने नहीं चार्ज किया इनवॉइस में। ओके अगर हम बात करें तो वो सेलर के ब्याह पे थर्ड पार्टी ने किसी और को दे दिया, तो कभी कभी ऐसे अंडर वैल्यूएशन किया जाता है तो ही क्लॉज भी आएगा। अगर प्रॉब्लम में दिया है कि फ्रेट चार्ज बाय द सेलर तो इसके लिए आप क्या कहोगे, 15(2)(c यूज करोगे, 15(2)(c इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यूज करोगे। और उसमें ये कंपोजिट सप्लाई है, वो गुड्स के साथ है इसलिए प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स, हाँ वहां ये नोट दोगे कि वो कंपोजिट सप्लाई है। ओके और वो वैल्यू में ऐड होगा, पर आपकी नोट पे मार्क्स रहेंगे, आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये 15(2)(c में ऐड होता है। ओके तो आपको कहीं जाके मार्क्स आएंगे और आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, तो वो ऐड होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि उन्होंने दिया सेकंड पॉइंट ये दिया, मैं यहां लेना चाहूंगा, सेकंड पॉइंट ये दिया कि भाई सेलर ने एक्स फैक्ट्री सेल किया, सेलर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स फैक्ट्री और ये एक्स शॉप सेल किया। और यहां पे सेलर ने अगर एक्स फैक्ट्री सेल किया है एंड फ्रेट जो है, फ्रेट बोन बाय द बायर, बोन बाय द बायर। ओके बायर ने फ्रेट लिया है, तो अब ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर बायर ने यहां पे फ्रेट एक्सपेंसेस बेयर किए हैं तो देखो अब वो ऐड होगा क्या, बी या सी में, दोनों में से देखते हैं। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बी में ऐड होगा, तो आंसर इज नो, बी में ऐड नहीं होगा। एक्स फैक्ट्री सेल किया है इसका मतलब कि फैक्ट्री के बाहर ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी सेलर की थी नहीं। हाँ बायर इनकर्ड दैट एक्सपेंसेस, अगर हम देखें तो बायर इनकर्ड दैट एक्सपेंसेस बराबर है, लेकिन पहला पॉइंट होना चाहिए कि इट शुड बी अ लायबिलिटी ऑफ द सेलर, और वो सेलर की लायबिलिटी नहीं थी। अगर वो सेलर की लायबिलिटी नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। ओके वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ये तो यहां बी में नहीं होगा। अब बात करते हैं सी में होगा क्या, तो भाई साहब वो सी में भी नहीं होगा क्योंकि वो सेलर ने भी चार्ज नहीं किया है। आइदर सेलर ने चार्ज करना चाहिए तो सी में ऐड करेंगे, ओके, या फिर सेलर के बिहाफ पे होना चाहिए, उसकी लायबिलिटी सेलर की होगी तो होना चाहिए। तो अगर एक्स फैक्ट्री सेल दिया हुआ है आपको और ये कहा है कि बायर ने एक्स्ट्रा फेट के लिए, तो वो उसका एडजस्टमेंट कुछ भी मत करना, वो वैल्यू में ऐड नहीं करना है। और आपको इसका रिमार्क क्वेश्चनर सॉल्व करते हुए लिख के देखना है कि भाई साहब कैसे रिमार्क दिया था, एग्जाम में कैसे दिया था, मैं कैसे लिखूंगा। तो इसको एकदम बिल्कुल ऐसा छोड़ना नहीं है, कैजुअली नहीं छोड़ना है, रिमार्क पे प्रैक्टिस करना है। ओके डन 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 डन। तो ये बात हुई रिगार्डिंग टू यहां पे। अब तीसरी एडजस्टमेंट अगर मैं यहां पे ले लूं तो तीसरी एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो तीसरी एडजस्टमेंट बेटा, ओके सेलर जो है, सेलर यहां पे लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी ऑफ फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन की लायबिलिटी सेलर की है, डन। लेकिन ओके इनकर्ड बाय द बायर है, सॉरी इनकर्ड बाय द बायर, और बायर ने इनकर किया हुआ। ओ भाई साहब ये वाला पॉइंट फिर आ जाता है कि लायबिलिटी किसकी थी, ओके लायबिलिटी सेलर की ली, इनकर्ड बाय द बायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, तब जाके सेक्शन 15(2)(b जो है वो ऐड हो जाता है। तो देखो एक फ्रेट की एडजस्टमेंट अलग अलग केस में कैसी होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और समझा होगा तो देर किस बात की, लाइक करो और कमेंट जरूर छोड़ना आपकी, ओके, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो, आपके दोस्तों को इसका फायदा होना चाहिए। इसलिए नाउ अगर हम बात करें यहां पे क्लॉज सी की, ओके अगर क्लॉज सी की बात करें तो वो देखो क्या है, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एनी, अब पहली बात तो आपका ध्यान लाना चाहूंगा, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, ये तो एग्जांपल है सिर्फ, इंक्लूडिंग कमीशन। अब यहां स्टूडेंट की क्या मिस्टेक हो जाती है, वो सोचते हैं सिर्फ कमीशन और पैकिंग ऐड होता है, नहीं, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो गए जो जिसमें एग्जांपल है कमीशन और पैकिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज बाय द सेलर, ठीक है, अगर सेलर ने चार्ज किए इनवॉइस में, हो सकता है इनवॉइस में चार्ज किए या इनवॉइस के साथ अटैच करके चार्ज किए, पर सेलर ने चार्ज किए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो वैल्यू में ऐड हो जाएगी। और एनीथिंग डन
बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लायर एट द टाइम या बिफोर डिलीवरी। तो अब देखो, पहले तो उन्होंने कहा कि सेलर ने चार्ज किया, अब और उसको क्लैरिफाई किया, और सेकंड पॉइंट में किया कि भाई एनीथिंग डन बाय द सेलर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, मतलब कुछ भी सेलर ने चार्ज किया होगा एक्स्ट्रा, क्यों ना वो जनरली नहीं करता है, वो बायर की रिक्वेस्ट होगी और बायर की रिक्वेस्ट पे उसने चार्ज किया होगा। ओके, जनरली ये एरिया में एग्जांपल क्या आते हैं, स्पेशल पैकिंग। भाई स्पेशल पैकिंग चार्जेस चार्ज बाय द सेलर रिक्वेस्टेड बाय द बायर, ये दो एग्जांपल में लिया है, सेकेंडरी पैकिंग या स्पेशल पैकिंग। तो जहां तक देखा जाए, मैंने पूरा नोट निकाला है, सेकेंडरी पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9 में है। ओके, सेकेंडरी पैकिंग कवर किया है। तो ऐसे केस में जनरली यही एडजस्टमेंट आई है। तो ऐसे केस में यहाँ पे बायर के रिक्वेस्ट पे, हाँ एक और है, बायर के रिक्वेस्ट पे आपने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन किया है, पीडीआई किया है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मतलब डिलीवरी के पहले बायर ने रिक्वेस्ट की कि इंस्पेक्शन करवा, आपने करवाया थर्ड पार्टी से और उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया तो वो भी वैल्यू में ऐड होगा। तो वो नहीं कि वो जरूरी था नहीं था, वॉट एवर यू चार्ज एक्स्ट्रा, वेदर इट इज कंपल्सरी और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, वो वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। डन 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 डन। अब देखो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस पे पीडीआई पे दो एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चनर में है जो अभी तक एग्जाम में पूछी है। एक पीडीआई एक क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई सप्लायर हैज डन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस एंड चार्ज एक्स्ट्रा, तो उसका रीजन क्या दोगे कि 15(2)(c) में वो ऐड होगा क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज किया है। रीजन है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और एनीथिंग डन, ओके, एन अमाउंट चार्ज, तो वैल्यू में ऐड होगा। नाउ एक पीडीआई में एडजस्टमेंट क्या पूछी है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में पूछी है कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस, ओके, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सप्लायर की लायबिलिटी थी, बट डायरेक्टली पेड बाय ओके रिसिपिएंट ने डायरेक्ट थर्ड पार्टी को दिया प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, क्योंकि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी होती है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सप्लायर ने लायबिलिटी ली लेकिन रिसिपिएंट ने उसको डायरेक्टली पे कर दिया, तो क्या वो वैल्यू में ऐड होगा? तो यस बेटा, वो वैल्यू में ऐड होगा, पर किस में होगा बोलो, आपके दिमाग में आ गया? यस करेक्ट, क्लॉज बी में वो ऐड कर दिया जाएगा, वो इधर आ जाएगा क्योंकि लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट। डन 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 डन। बाकी मैंने कुछ एग्जांपल दिए, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त रॉयल्टी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, धर्मदा, चैरिटी चार्जेस, चार्ज एक्स्ट्रा, वेइंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ओके, इरेक्शन इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ऐसे कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट डी क्लॉज पे। यहां पे यस, पहले तो मैं सी पे देख लेता हूं हमारा। हाँ, एक एडजस्टमेंट और मैं सी पे लेना चाहता हूं कि भाई मेंटेनेंस चार्जेस। अब यहां ध्यान से सुनना, मेंटेनेंस चार्जेस यहां पे कस्टमर से लिए। अब मेंटेनेंस चार्जेस अगर कस्टमर से लिए तो वो सिचुएशन में यस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड किए जाएंगे। उसके बाद में इंस्पेक्शन हमारा हो गया, सेकेंडरी पैकिंग हो गया। तो सी से रिलेटेड हमारा जो है सारा डिस्कशन हो गया। वापस आते हैं सी क्लॉजेस पे। वो क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी, ये जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज किए जब आप ओके डिलीवरी दे रहे हो उसके पहले इनवॉइस बनाया होगा तो आपने इनवॉइस में एक्स्ट्रा लगा दिए, या डिलीवरी देते वक्त आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी चार्ज किए। समझ लो आपने गुड्स रिमूव कर दिया, इनवॉइस बन चुका है। अब एक बार इनवॉइस बन गया तो वो आपको अब चेंज नहीं करते आता है एज पर लॉ। ओके, तो अब उसका ही GSTR1 में अपडेट जाएगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई कर दिया और उस सप्लाई समझ लो अप्रैल का हुआ, आई रिपीट, तो एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि भाई सप्लाई आपने अप्रैल में कर दिया, ओके, अप्रैल में सप्लाई किया और बाद में इस सप्लाई से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कलेक्शन किया, मे बी कमीशन, मे बी हाँ, इस सप्लाई से रिलेटेड आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, जैसे कमीशन हुआ, वारंटी हुआ, या व्हाट एवर इट में भी। जब भी एक्स्ट्रा कलेक्ट होता है तो उसकी जाती है डेबिट नोट, उसकी जाती है बेटा डेबिट नोट। तो जो भी एक्स्ट्रा आपने डेबिट नोट से कलेक्ट किया है वो सप्लीमेंट्री इनवॉइस माना जाता है। और अब वो डेबिट नोट समझ लो आपने 10,000 की डेबिट नोट इशू की, तो ये 10,000 की जो डेबिट नोट इशू की, क्या इसके ऊपर GST आएगा? तो यस, इसके ऊपर भी GST आएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर इसके ऊपर GST आएगा, इसके ऊपर GST आएगा तो क्या ये ओरिजिनल इनवॉइस में ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये इसके ऊपर GST जो मंथ में आपने डेबिट नोट इशू की एज पर सेक्शन 34 ऑफ द CGST एक्ट, ओके, उस मंथ के आपको उस मंथ में टैक्स देना पड़ेगा और उस मंथ में GSTR1 में अपडेट करना पड़ेगा और 3B में आपको टैक्स देना पड़ेगा। डन 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 डन। समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। तो उस मंथ में आप टैक्स दोगे आपको, ओके, पहले नहीं। इसलिए ये वर्ड का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इनवॉइस की वैल्यू फिक्स करते वक्त आप जितना एट द टाइम या बिफोर डिलीवरी चार्ज किया बस उतना ही ऐड होगा। आपने अगर बाद में एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा तो उसके लिए सेपरेट मैकेनिज्म है, और वो सेपरेट मैकेनिज्म किसका है बेटा? डेबिट नोट का है। तो वो डेबिट नोट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ उसके बाद में इंटरेस्ट और लेट फी, ओके, इंटरेस्ट और लेट फी। तो
यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके ऊपर इन्होंने 3-4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, आपको याद होगा। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एक लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का होता है, लोन एडवांसेस या डिपॉजिट्स का होता है, डिपॉजिट्स का होता है। और दूसरा इंटरेस्ट होता है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का, मैंने दिया होगा नीचे, हाँ ये दिया है मैंने। ओके, एक होता है कि लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, और दूसरा होता है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो आपके नॉलेज के लिए एक बार मैं रिवाइज कर दूं, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है इट्स अ सर्विस, वो सर्विस है बट एग्जम्प्टेड, यह एग्जम्प्टेड को हाईलाइट करना। ओके, सर्विस है बट एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर हम देखें डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ये जो है आपके सप्लाई का ही पार्ट है, आपने गुड्स भेज दिया, सर्विस भेज दी, उसका कंसिडरेशन आना था, लेकिन उसका कंसिडरेशन डिले हुआ, इसलिए आपने डेटर से एक्स्ट्रा चार्ज किया। अगर आपने डेटर से एक्स्ट्रा चार्ज किया तो क्या ये वैल्यू में ऐड होगा? हाँ, 15(2)(d) कहता है कि ये वैल्यू में ऐड होगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा। चलिए, अब यहां पे ये तो हमने देख लिया, पर सिर्फ ये इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। इंटरेस्ट के साथ साथ लेट फी और पेनल्टी, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा तो वो, और एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा तो वो ऐड होगा। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या? देखो, जो भी सेक्शन 15(2) में आप ऐड करोगे, चार्ज किया तो ऐड करोगे। दो ऐसी केस स्टडी हमारे क्वेश्चनर में है जो आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर है, एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी? कि भाई इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का क्लॉज था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन बाद में इंटरेस्ट वेव कर दिया, कस्टमर से नहीं लिया, तो डिपार्टमेंट ने ये डीम बेसिस पे ऐड कर दिया, तो क्या ये सही है? तो आपका आंसर आना चाहिए तो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, अगर सेलर ने चार्ज ही नहीं किया, वेड ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। अरे भाई साहब, जम गया। ओके, और आपको समझा होगा तो क्या, किस बात की देर, ठोको लाइक। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है वो ऐड नहीं होगा, चार्ज किया लिया तो ही ऐड होगा। ओके, तो ये फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके चलो, अब ये फैक्टर पे भी थोड़ी सोच हमारी रखेंगे कि सर जब इंटरेस्ट कलेक्ट होगा तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने ये प्रिजम्पशन लिया है, तीनों इंस्टीट्यूट ने, सीए, सीएमए, सीएस, कि इंटरेस्ट जो है जनरली नॉर्मल प्रैक्टिस में कस्टमर आपको उसका जीएसटी अलग से नहीं देता है, कस्टमर जीएसटी अलग से नहीं देता है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। इसको हाईलाइट करना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपको 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, या जो भी आपने पर मंथ रेट दिया होगा और आपने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से, तो वो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 वो वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू आपको टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। क्या बात है? ओके, क्लियर। नाउ दूसरी बात अगर हम यहां पे देखें तो इंटरेस्ट का तो क्लियर हुआ। अभी तक कभी ऐसा एग्जांपल नहीं आया कि जिसमें यह कहा गया कि नो, इंटरेस्ट और जीएसटी पेड सेपरेटली, अगर अभी तक नहीं आया, पर हो सकता है, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, आपको ऐसा आ जाए कि भाई इंटरेस्ट इतना चार्ज किया गया और कस्टमर ने इंटरेस्ट का सेपरेट जीएसटी दिया। अगर ये क्लियरली प्रॉब्लम में लिखा है कि कस्टमर ने इंटरेस्ट का सेपरेट जीएसटी दिया, तो भाई साहब फिर आपको वो सेपरेट जो दिया गया, ओके, इसलिए आपको इंक्लूसिव नहीं लेना है, आपको बेस वैल्यू पे ही जीएसटी कैलकुलेट करना है। पर अभी तक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपका डिफॉल्ट अजम्पशन ऑलवेज ये रहेगा कि इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। डन। उसके बाद में यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट से रिलेटेड स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में 3 बातें सामने आती है। ओके, कौन सी 3 बातें सामने आती है? चलो यार, पेज नहीं क्या, ठीक है, एक पेज क्रिएट कर दे। ओहो, ब्लैंक पेज हो गया, सॉरी। हाँ, यहां जगह है तो मैं यहां ले लेता हूं, पर मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि 3 बातें आपके सामने आएगी इंटरेस्ट से रिलेटेड। पहली बात, ओके, कि टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे मैं बताता हूं, इनवॉइस आपने इशू किया, डेबिट नोट इशू की, जो भी एक्स्ट्रा लिया, और ये डेबिट नोट में नॉर्मल, ये डेबिट नोट में नॉर्मल, और दूसरा ये क्या आ रहा है, चलो जो भी आ रहा होगा, ये डेबिट नोट में नॉर्मल, और दूसरा जो है इंटरेस्ट की डेबिट नोट। अब नॉर्मल डेबिट नोट मतलब क्या हो सकता है? वारंटी की डेबिट नोट हो, वारंटी कमीशन की डेबिट नोट हो, जाने तो वो जो भी है। इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई, अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई करें तो इनवॉइस का टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 और 13, जैसे गुड्स होगा तो इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और सर्विस होगी तो इनवॉइस विद इन टाइम, नॉट विद इन टाइम, तो इनवॉइस और रिसीव विच एवर इज अर्लियर वैसे फिक्स करो। तो सेक्शन 12(2) या सेक्शन 13(2) से आपका फिक्स होगा। डेबिट नोट नथिंग बट सप्लीमेंट्री इनवॉइस माना जाता है। तो अगर डेबिट नोट सप्लीमेंट्री इनवॉइस माना जाता है तो इसमें अब 2 बातें हैं। ओके, डेबिट नोट नॉर्मल डेबिट नोट होगी, तो जो मंथ में डेबिट नोट इशू किया, हाँ, पैसा कभी भी आया तो चलेगा, बट द मंथ इन विच
ओके, डेबिट नोट इश्यूड, ओके, उसी मंथ टीओएस आ जाएगा और आपको जीएसटी उसी मंथ में पे करना पड़ेगा 3B में। लेकिन इंटरेस्ट का ऐसा नहीं है। हो सकता है इंटरेस्ट की डेबिट नोट गई और इंटरेस्ट की जो डेबिट नोट गई डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन या लेट फी या पेनल्टी, तो इसकी डेबिट नोट गई जुलाई में। ओके, डेबिट नोट जुलाई में गई और ओके अमाउंट रिसीव्ड, पैसा आया, अमाउंट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट का पैसा आया और वो अगस्त में आया। ओके, वो अगस्त में आया और ओरिजिनल इनवॉइस अप्रैल का है, ओरिजिनल इनवॉइस अप्रैल का है। तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस कब का है आपका? अप्रैल का है। तो इसकी डेबिट नोट कब गई? जुलाई में गई। और पैसा एक्चुअल कब आया? तो पैसा आपका अगस्त में आया। तो इसका टीओएस सेक्शन 12(6) स्पेशल टीओएस है इसका, सेक्शन 12(6) या 13(6) के हिसाब से इसका टीओएस कब लिया जाएगा? तो दोस्तों इसका टीओएस जो मंथ में एक्चुअल रिसीव्ड होगा। तो क्या याद रखना है आपको? डेबिट नोट बाकी कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की होगी, तो जो मंथ में डेबिट नोट इशू हुई, ओके, उसका टीओएस अकॉर्डिंगली आएगा और उसको 12(2) लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट होगा तो जो मंथ में डेबिट नोट गई वो नहीं, जो मंथ में एक्चुअल रिसीव होगा, ओके, वो मंथ में टीओएस आएगा। समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ और ठोको लाइक। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों अगर मैं बात करूं, ओके, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से सुन लो कि रेट तो टीओएस कब आएगा? 12(6) या 13(6) से मंथ इन विच सच अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, या हाईलाइट करना जो मंथ में अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ तब आएगा। सर वो जो हम रेट लेंगे, कौन से रेट पे? इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाएंगे। तो इंटरेस्ट पे जीएसटी लगाने वक्त आपको ओरिजिनल सप्लाई, वो कौन से सप्लाई का इंटरेस्ट है? जो ओरिजिनली अप्रैल में हुआ था। अगर ओरिजिनली अप्रैल में हुआ रेट, ओरिजिनल रेट 18 हो गए तो ये भी रेट 18 हो गए। तो इन सिंपली जब डेबिट नोट इशू करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो फादर का जो रेट है वही बच्चे को लगेगा। ओके, व्हाट इज द रेट? ओके, 12%, 5%, 28%, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, ये तो सारी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारी यहाँ पे होगी। अब देखो दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे। सर ऑलवेज आप दो बोल रहे हो, हाँ, क्योंकि मैंने लिखे हुए। एक इसमें क्या किया, एक क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट जो है, ओके, वो ओरिजिनल इनवॉइस हमारा गया था, अज्यूम करो अप्रैल में, और इंटरेस्ट आया जुलाई में। तो मैंने टैक्सेबल वैल्यू में इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 वैल्यू में ऐड कर दिया। लेकिन एक नीचे नोट दिया, और नोट जो दिया मैंने ये कहा कि इवन दो इंटरेस्ट इज एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू बट जीएसटी इज पेबल इन दैट मंथ इन विच एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक ऐसी कमेंट मिल जाएगी आपको, तो ये कमेंट आपको देनी पड़ेगी। अरे समझा या नहीं समझा? बोलो ना भाई साहब। ओके, दूसरी कमेंट क्या है बेटा यहाँ पे? एक इसमें क्या किया, उन्होंने टैक्सेबल वैल्यू बोला और जीएसटी कंप्यूट करने बोला। पहले वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू निकालने कहा था, तो मैंने वैल्यू में ऐड करके नोट दे दी। लेकिन दूसरे वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू, उसका जीएसटी निकालो। तो फिर एक प्रॉब्लम में मैंने क्या किया कि टैक्सेबल वैल्यू में उसको ऐड तो किया, लेकिन जब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी था, सुनना, जब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी मुझे निकालना था, वो प्रॉब्लम नंबर, आई थिंक, ओके, प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 08 देख लेना, उसमें किया है मैंने, 8 नंबर का प्रॉब्लम है। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी निकालते वक्त मैंने टैक्सेबल वैल्यू से इंटरेस्ट को हटा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट का जीएसटी अभी नहीं आएगा। टैक्सेबल वैल्यू जब ओरिजिनल इनवॉइस का निकाला तो इंटरेस्ट को हटा दिया, और उस मंथ का जीएसटी इंटरेस्ट को हटा के निकाला, और सेपरेट बताया कि इंटरेस्ट का जीएसटी कौन से मंथ में आया, वो मंथ भी बताया और अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया। अगर समझाओ तो ठीक, नहीं तो आप एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 सॉल्व करके देखना, बहुत अच्छा है। ओके, इसमें कर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट, लेट फी, इंटरेस्ट की सारी एडजस्टमेंट होगी। अब मैं आता हूं लेट फी और पेनल्टी। लेट फी और पेनल्टी के लिए मैंने नीचे एक नोट दी है। ओके, क्या कि वेयरएज लेट फी और पेनल्टी होगा, लेट फी और पेनल्टी होगा, तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अज्यूम करो, क्योंकि यहां पे मॉक टेस्ट पेपर में, ओके, मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दी गई थी लेट फी, और लेट फी उन्होंने जो एक्चुअल अमाउंट दी गई थी वो पूरी ऐड कर दी थी और उस पर जीएसटी निकाला था। तो जनरली आपने अज्यूम करने लगा कि लेट फी पेनल्टी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और उसके ऊपर जीएसटी एक्स्ट्रा निकालना और इसकी नोट भी डाल देना। सर अगर हमको इंक्लूसिव लेना होगा तो आप इंक्लूसिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी। ओके, पर अकॉर्डिंगली आप एजम्पशन डाल देना। इंटरेस्ट के लिए ऑलवेज डिफॉल्ट एजम्पशन इंक्लूसिव, लेट फी और पेनल्टी के लिए आपकी नोट डाल देना कि आप इंक्लूसिव ले रहे हो या एक्सक्लूसिव ले रहे हो। चलो, ये इंटरेस्ट और लेट फी के बारे में बात हो गया। अब सब्सिडी से रिलेटेड, ओके, चलो कुछ बातें ध्यान से समझ लो। अगर मैं बात सब्सिडी की करूं, अगर मैं बात यहां पे सब्सिडी की करूं, तो सब्सिडी से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान सुनो। एक चार्ट ही लेता हूं, जैसे सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, वो कहते हैं डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। ये तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने दी गई सब्सिडी ऐड नहीं होती है। तो सब्सिडी को मैं अगर चार्ट फॉर्म में लूं तो गिवन बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय अदर्स, गवर्नमेंट होगी तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगी। ओके, गवर्नमेंट की होगी तो वैल्यू में ऐड नहीं होगी। अदर होगा और लिंक टू द प्राइस होगा तो वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। दो बातें होनी चाहिए, बाय अदर्स और लिंक टू द प्राइस। अगर वो नॉट लिंक टू द प्राइस होगी, ओके, यानी लमसम सब्सिडी होगी, ओके, लमसम होगी या ब्लैंकेट, अगर आपको लिखना है यहां पर लिख देना लमसम।
लमसम सब्सिडी होगी या ब्लैंकेट सब्सिडी होगी, ओके ब्लैंकेट सब्सिडी होगी, तो ये सिचुएशन में वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, इवन दो अदर ने दिए। लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा। सर लिंक टू द प्राइस मतलब जैसे आपके सेल प्राइस पे है, एक होता है लमसम सब्सिडी, भाई अच्छा काम कर रहे हो 10 लाख की सब्सिडी, ओके उसमें प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं, तो ऐसी 10 लाख की सब्सिडी अगर मुझे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाए जो प्राइस से कनेक्टेड नहीं, तो उसको हम कहते हैं कि लमसम सब्सिडी मिली। दूसरा पॉइंट, अगर आपको जो सब्सिडी मिली, ध्यान सुनना वो लिंक टू द प्राइस होगी तो वो ऐड किया जाएगा। अब थोड़ा यहाँ एक फैक्टर ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी, ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वो सिचुएशन में वो प्राइस में ऐड नहीं होती। एनालिसिस, प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो है प्राइस आपको दी गई नेट ऑफ सब्सिडी, मतलब जो प्राइस है सब्सिडी डिडक्ट करके है, तो सब्सिडी डिडक्ट करके तो ये अच्छी बात है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिडक्टेड है, वैसे भी डिडक्ट होती है और वो ऑलरेडी डिडक्टेड है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन प्राइस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी होगी, डिडक्ट कब करना? जब ये दिया है कि प्राइस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी होगी तो जाके आपने डिडक्ट करना, ओके। और बाकी अदर के केस में, अदर के केस में टोटली उल्टा अप्रोच होता है, टोटली उल्टा अप्रोच। सर टोटल उल्टा अप्रोच मतलब क्या? अगर प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी दी होगी, डिडक्ट करके दी होगी, तो ये तो डिडक्ट नहीं होती है, वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, लिंक टू द प्राइस होगा तो देखो गवर्नमेंट के केस में हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो डिडक्ट करना ही था, ऑलरेडी डिडक्टेड है। लेकिन अदर होगा तो अदर के केस में आपको ऐड करना पड़ेगा अगर नेट होगा, और वो इंक्लूडिंग दिया होगा तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। अगर ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है तो आपको सेपरेट ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट, ठीक है, सेपरेट ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैंने देखे है, ओके, एक वर्डिंग्स कैसे आते हैं प्रॉब्लम में मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहले वर्डिंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो वर्डिंग्स ऐसे आते हैं, ओके, प्राइस समझ लो प्राइस 76,000 दिया है। एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 बाद में देखना। प्राइस 76,000 और वो लिखा है आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। अब प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी बोला है, मतलब इसको क्या करें हम, ओके, तो इसका मैंने लिखना आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडी। आप मतलब जो है नेट है, इसको आप लोगे कि भाई ये नेट है, नेट प्राइस है, ठीक है। तो अगर ये नेट प्राइस है तो फिर आपको इसमें गवर्नमेंट की होगी तो वो ऐड मत करना क्योंकि नेट ही दिया है, पर अदर लिंक टू द प्राइस होगी तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर लिंक टू द प्राइस होगी तो ऐड करना पड़ेगा। सेकंड अगर हम यहां पे लिखे, एक केस स्टडी यहां पे दी है, वो है कि एक प्रॉब्लम में गवर्नमेंट सब्सिडी उन्होंने सेपरेट दिया है, ओके, सब्सिडी रिसीव्ड 50,000 सेपरेट दिया है, और ये कुछ भी नहीं बोला है कि वो नेट है, इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। अगर कुछ नहीं बोला होगा इसमें, अगर आपको देखना है तो प्रॉब्लम नंबर 10 में कुछ नहीं बोला होगा तो आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि प्राइस, ओके, सब्सिडी इज सेपरेटली रिसीव्ड इन एडिशन टू प्राइस, ये एजम्पशन लिखना, ओके। तो फिर उसका इंपैक्ट देना, अगर गवर्नमेंट की होगी तो ऐड नहीं करेंगे, और अगर लिंक टू द प्राइस प्राइवेट बॉडी की होगी तो फिर ऐड कर देंगे, तो ये इंपैक्ट आपको देने पड़ेंगे। तो चलो सब्सिडी से रिलेटेड हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, डन। ओके, अब आते हैं यहां पे, ओके, सेक्शन 15 पे। चलो आ जाओ फटाफट सेक्शन 15 पे। चलिए, अगर आप सेक्शन 15(3) पे आते हो तो डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट डिडक्ट करते वक्त आपको क्या याद रखना है। तो देखो डिस्काउंट डिडक्ट करते वक्त मैं आपको ये कहूँगा, एनी डिस्काउंट डिडक्टेबल, कोई भी डिस्काउंट डिडक्टेबल है यहाँ पे, ओके, यहाँ गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डिस्काउंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम या बिफोर सप्लाई, ये तो बहुत ईजी है। अगर आपने डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया, मतलब इनवॉइस बनाते वक्त ही दे दिया या डिलीवरी देते वक्त दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉट एवर इज द नेम आप उसका डिडक्शन ले लो। मे बी कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, वारंटी डिस्काउंट, वॉट एवर इज द नेम, स्पेशल डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, दशहरा डिस्काउंट, सबका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बस आपको सेपरेटली वो इनवॉइस में बताना पड़ेगा। इस पे एक एमसीक्यू आया था, ओके, कि भाई इनवॉइस में सेपरेट नहीं बताया तो फिर नहीं मिलेगा। उनकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। उसके बाद में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, यहाँ पोस्ट कर देना, बाय मिस्टेक किया है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो पोस्ट सप्लाई अगर हम डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके ऊपर ओके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डिस्काउंट दिया मतलब गुड्स रिमूव कर दिया, डिस्काउंट दिया आफ्टर रिमूवल, तो देखो बिफोर सप्लाई ट्रेड डिस्काउंट दो, कैश डिस्काउंट दो, वॉट एवर इट में भी वो डिडक्टेबल। लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा तो कब डिडक्टेबल होगा? सबसे पहले तो वो एग्रीड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जब आप सप्लाई कर रहे हो तो वो इनवॉइस में, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं एग्रीड होना चाहिए। अगर एग्रीड की कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो डिस्काउंट डिडक्टेबल है। इफ सेकंड कंडीशन लिंक टू द इनवॉइस, आपको वो बताना पड़ेगा कि कौन से इनवॉइस से लिंक है, ओके, यहाँ पे। और आईटीसी इज रिकवर्ड बाय वे ऑफ रिसिपेंट, तो इसकी जाती है क्रेडिट नोट। अब ध्यान सुनना, इसकी जाती है यहाँ पे क्रेडिट
क्रेडिट नोट, और जब आप क्रेडिट नोट इशू करते हो तो उसमें किस इनवॉइस से रिलेटेड आप ये डिस्काउंट दे रहे हो वो बताना पड़ता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है, अग्रीड, लिंक टू द इनवॉइस एंड आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिएंट, तो जो मंथ में आप क्रेडिट नोट दोगे उस मंथ के जीएसटीआर वन की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको ये क्रेडिट नोट कॉलम में देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डिस्काउंट अग्रीड नहीं है तो भूल जाओ भाई साहब, ये डिस्काउंट अग्रीड नहीं है तो आपको डिडक्शन मिलने वाला आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। आप ये भूल ही जाओ कि डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, हाँ, उसकी आपकी कमर्शियल नोट जा सकती है, लेकिन आपका जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने कहा क्या स्टैगर्ड डिस्काउंट, क्या मैं अलग अलग लोगों को सेपरेट डिस्काउंट दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। पीरियोडिक ईयर एंड डिस्काउंट देना चाहता हूं, मतलब जब सप्लाई हो रहा नहीं पर पोस्ट सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? यस, पर 3 कंडीशन, अग्रीड, लिंक टू द प्राइस एंड जब आपने डिस्काउंट दोगे तो आईटीसी रिसिपिएंट ने रिवर्स कर देना चाहिए। सेकेंडरी डिस्काउंट, जब भी प्रॉब्लम में ये वर्ड आता है सेकेंडरी डिस्काउंट, तो पहला थॉट आपका आना चाहिए कि प्राइमरी डिस्काउंट तो ठीक है दे दिया, सेकेंडरी अग्रीड नहीं होता है, वो तो बाद में दिया जाता है। तो किसी भी टाइप का सेकेंडरी डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो अग्रीड नहीं होगा और सेक्शन 15(3)(b की कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। अब एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये डिस्काउंट के रिवर्सल हुए कि नहीं हुए, उसके लिए ये अभी एक क्लैरिफिकेशन है कि डिस्काउंट के रिवर्सल किए कि नहीं किए बायर ने, उसका आपको सीए का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और विथ यहाँ पे सीए का यूडीआईएन, मतलब यूडी ने आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन 15, बहुत ही सिंपल। ये हमने देखा आपको आपका वैल्यूएशन कैसे करना है। अब देखो सेक्शन 15(4) पे आते हैं। सेक्शन 15(4) क्या कहता है? अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही नहीं है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हुआ है या रिलेटेड पार्टी है, या फिर प्राइस इज नॉट सोल्ड कंसिडरेशन है, तो 3 केसेस, वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही है क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई विदाउट प्राइस है, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, या फिर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, या विदाउट कंसिडरेशन होगा। हाँ, तो ऐसे केस में वैल्यूएशन करने के लिए आपको रूल्स में आना चाहिए, और यहाँ पे टोटल 5 रूल्स ये एरिया को कवर करते हैं। मतलब आपकी प्राइस ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजेक्शन है, शेड्यूल 3 के सप्लाई हो गए, या अदर्स, तो यहाँ 27, 28 और 29 ये 3 रूल लगते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कस्टम जैसा यहाँ पे नहीं कि आपको सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आपको 27 या 28 या 29 ये तीनों में से कोई रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। नाउ 27 क्या कहता है, ये यहाँ पे देख लो। 27 कहता है कि वेयर कंसिडरेशन नॉट वोनली और पार्टली इन मनी, मतलब आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन तो है पर वो मनी में नहीं है, अदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है या वोनली अदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पर इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरेशन तो है पर अदर है। तो वैल्यूएशन कैसे होगा? बहुत ही सिंपल रूल्स, बहुत ही सिंपल रूल। पहले ले लो ओपन मार्केट वैल्यू। चलो, आपके ट्रांजेक्शन मैंने जो है आपको ये लैपटॉप दिया और ये इसमें मैंने विदाउट कंसिडरेशन दिया होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा, तो मेरी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू तो नहीं ली जाएगी, पहले तो उसको डिनाई कर देना। फिर अगर प्रॉब्लम में उसकी ओपन मार्केट वैल्यू दी होगी तो वो ओपन मार्केट वैल्यू आपने ले लेना है, ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये फेयर वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा? सेकंड स्टेप, कि जो गुड्स आपने बेचा उसमें आपको क्या मिला, कौन सा कंसिडरेशन मिला। मनी में मिला होगा आधा और आधा अदर मिला होगा, तो आधा अदर जो मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, या पूरा अदर मिला होगा। कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चरल सर्विस दे रहा है बिल्डर को और उसको जो है यहाँ पे फ्लैट मिल गया, तो अदर क्या मिला? फ्लैट मिला, तो वो फ्लैट का आज की फेयर वैल्यू क्या है, या कुछ मनी और फ्लैट मिला होगा तो मनी प्लस वो अदर कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू क्या है वो आपको लेना पड़ेगा, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू। अगर ए और बी दोनों पॉसिबल नहीं होगा तो फिर सी में जाना, और वैल्यू ऑफ लाइक, काइंड और क्वालिटी। तो देखो 2 टाइप के, आपको ये 2 डेफिनेशन यहाँ चार्ट में अटैच कर देनी है। ओपन मार्केट वैल्यू बुक्स में से लिख के, ओपन मार्केट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली सेम गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स आपने मार्केट में किसी को बेचा होगा या अदर कोई वैसा गुड्स बेच रहा होगा, सेम कंडीशंस पे, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी वैल्यू ली जाती है। और लाइक, काइंड और क्वालिटी मतलब एग्जैक्टली सेम गुड्स नहीं है पर सब्सटेंशियली सेम है, तो उसकी वैल्यू ली जाती है। समझ में आया क्या? नाउ अगर ए बी सी तीनों नहीं हो पाया तो फिर रूल 30, 31 से हम वैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो था 27 ठीक है, अच्छे से सिंपल है, इजी है। पर भाई साहब 28 के जितने भी क्वेश्चंस है अभी क्लास के बाद आपने फटाफट खत्म करने का। 28 सबसे फेवरेट रूल है यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का। 28 क्या कहता है? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर डीडीपी सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन या रिलेटेड पार्टी सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन, याद रखने लायक क्या है, ये एजेंट अगर होगा, क्योंकि सोल एजेंट बहुत से बार रिलेटेड होता है, ये रूल एजेंट को नहीं अप्लाई होगा। एजेंट के लिए सेपरेट रूल दिया है उन्होंने और वो रूल 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जहां तक देखा जाए तो
रिलेटेड डीडीपी ट्रांजेक्शन है रिलेटेड। अब डीडीपी ट्रांजेक्शन हुआ तो समझ जाना कि प्राइस हो या ना हो। 28 क्या लगता है? 28 आप जब जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा या डीडीपी ट्रांजेक्शन होगा, प्राइस उसमें है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। प्राइस दी होगी तो भी आपको यहां आना है, एक्चुअल प्राइस इग्नोर कर देना है, और नहीं दी होगी तो भी आपको यहां आना है। ओके, स्टेप्स क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेना है, पहली स्टेप। नहीं होगा तो लाइक काइंड और क्वालिटी लेना है, दूसरी स्टेप। और ये भी पॉसिबल नहीं होगा तो रूल 30-31 लगाना है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। रूल 27 में यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड और क्वालिटी पे जंप नहीं किया। ओपन मार्केट वैल्यू के बाद फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट लाया। यहां पे फेयर वैल्यू नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू होगा, रिलेटेड को दिया, चल के भाई मैंने रिलेटेड को दे दिया, तो फिर ओके यहां पे उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मिल रही क्या? नहीं, तो लाइक काइंड और क्वालिटी मिल रही क्या? तो वो ले लो। अगर ए और बी डिटरमाइनेबल नहीं है तो रूल 30-31 अप्लाई होगा। अब नीचे की जो प्रोविजो है, एक सेकंड के लिए मैं फुल स्क्रीन करता हूं, आप पढ़ के देखो ये प्रोविजो क्या कहती है। डन? ओके, आप पढ़ो ये प्रोविजो, फिर मैं समझाता हूं। चलो, आपने ये प्रोविजो पढ़ी होगी, और ये दो प्रोविजो पे इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछती है, तो ये दो प्रोविजो आपकी अच्छे से होनी चाहिए। पहली प्रोविजो 1, इफ फर्दर सप्लाई इज एज सच बाय रिसिपिएंट एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो अगर आप मतलब आपने रिलेटेड को किया, मतलब पहला ऐसा है कि सप्लायर है और सप्लायर ने रिलेटेड को किया और रिलेटेड फर्दर सप्लाई कर रहा है। अगर रिलेटेड फर्दर सप्लाई कर रहा है किसको? कस्टमर को। तो अगर रिलेटेड फर्दर सप्लाई कर रहा है तो ये सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो रूल 28 कहता है कि वैल्यू जो है, जो फर्दर सप्लाई हो रहा है और वो फर्दर सप्लाई एज सच हो रहा होगा, फर्दर सप्लाई एज सच हो रहा होगा, तो ये फर्दर सप्लाई जो किया है इसकी 90%, सॉरी यार क्या हो गया, फर्दर सप्लाई की 90% वैल्यू ले लो। तो 90% प्राइस चार्ज ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी बाय रिसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड बायर, मतलब सामने वाला अनरिलेटेड को क्या प्राइस पे चार्ज कर रहा है, ओके, उसका 90% आप ले लो। और सेकंड प्रोविजो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड प्रोविजो यहाँ पे है, इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। समझ लो, पहला ऑप्शन तो ये है, और मैं आपको एक बात बता दूं, पहला ऑप्शन सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल है। ओके, पहला ऑप्शन जो है ओनली अप्लीकेबल टू गुड्स, ये लिख देना, ओनली गुड्स को अप्लीकेबल है। और दूसरा ऑप्शन गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को अप्लीकेबल है, गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को अप्लीकेबल है। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है कि अगर कोई गुड्स होगा और वो एज सच कोई प्रोसेसिंग के बिना सामने वाला बेच रहा होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है रिलेटेड है, सोल सेलिंग एजेंट रिलेटेड और एज सच बेच रहा होगा, तो उसकी 90% वैल्यू। ये ऑप्शनल है, आपको 90% लेना है तो लो, या आपको जो भी ओपन मार्केट वैल्यू लेना है तो लो। ये दोनों प्रोविजो जो है ऑप्शनल है, आपको लेना है तो ले सकते हो अगर आपको फायदेमंद होगा तो। प्रोविजो 2 क्या कहती है? प्रोविजो 2 ये कहती है कि अगर मेरा रिसिपिएंट फुल वैल्यू के लिए एलिजिबल है, तो फिर यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर वो फुल वैल्यू के लिए एलिजिबल है तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता है कि भाई यहाँ ओके यहाँ पे ओके 90% वैल्यूएशन करे या ओपन मार्केट वैल्यू करे। अब देखो वो क्या कहते हैं, अगर रिसिपिएंट फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी होगी तो वैल्यू डिक्लेयर्ड, ध्यान से सुनना, वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, वो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। मतलब जो आप ओपन मार्केट वैल्यू लेते हो, पहला पॉइंट, उसमें अगर आपका रिलेटेड पार्टी या आपका डीडीपी फुल आईटीसी ले सकता है, मतलब वो उसके ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, उसका कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है, और वो पूरे के पूरे आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो फिर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर्ड की इनवॉइस में, ओके, वो वैल्यू जो है आप उस पर जीएसटी दोगे स्टॉक ट्रांसफर के केस में। तो अब वैल्यू आपने जो भी डिक्लेयर की होगी, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 करोड़ रुपए, जो भी आपने उस स्टॉक ट्रांसफर की या रिलेटेड पार्टी की प्राइस डिक्लेयर की होगी, जो आपकी इनवॉइस प्राइस होगी उस पर ही आएगा। ओके, अब इसमें कुछ सर्कुलर्स धीरे धीरे आ रहा है। एक सर्कुलर अभी आया है कि अगर ये वैल्यू नील होगी तो, ओके, ये वैल्यू अगर नील होगी तो कुछ ही डिक्लेयर नहीं किया। और एक तो ऐसा रिवर्स चार्ज में एक सर्कुलर आया है जो आगे मैं बताऊंगा कि जो है यहाँ पे इनवॉइस ही नहीं बनाया, ओके, डीडीपी के केस में। तो वो सर्कुलर में तो ये कहा कि वैल्यू अगर नील होगी तो नील वैल्यू लो, कोई जीएसटी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड दैट रिसिपिएंट के लिए फुल आईटीसी है, नील ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इनवॉइस नहीं बनाया तो नील मान ली जाएगी। तो इससे क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझाना चाहता हूं कि सप्लाई में जो हम डीडीपी पढ़ते हैं और पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 कि भाई डीडीपी होगा तो जीएसटी आता है, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये प्रोविजो 2 उसके इंपैक्ट जो है वो इंपैक्ट डाइल्यूट कर देता है। मतलब डाइल्यूट एक ही क्राइटेरिया पे करता है कि अगर रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो व्हाट योर वैल्यू डिक्लेयर, तुमने नील डिक्लेयर किया तो नील लिया जाएगा, अगर चलो तुमने इनवॉइस नहीं भी बनाया तो नील वैल्यू मान ली जाएगी और तुम्हारे जीएसटी के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, पर इनवॉइस की लेट पेनल्टी आएगी या व्हाट योर रेट में भी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये केस में ये प्रोविजो 2 इंस्टीट्यूट की फेवरेट प्रोविजो है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, वो सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक कॉर्पोरेट गारंटी वाला उन्होंने एक प्रोविजन लाई, और ये कॉर्पोरेट गारंटी वाली प्रोविजन जो लाई उन्होंने 2 साल पहले लाई,
ठीक है, 1.5 साल पहले ये अमेंडमेंट थी। अब ये कॉर्पोरेट गारंटी वाली क्या थी? इफ अ कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक और एफआई ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट हु इज रिलेटेड पर्सन, सॉरी प्रोवाइडेड टू बैंक और एफआई ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट हु इज अ रिलेटेड पर्सन। अब देखो क्या होता है, समझ लो आपका रिलेटेड पर्सन जो है, आपका रिलेटेड पर्सन बैंक से लोन ले रहा है, रिलेटेड पर्सन बैंक से लोन ले रहा है, और आप समझ लो मेन कंपनी हो, ओके मेन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, मैं तो मेन कंपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, और आप बैंक को गारंटी दे रहे हो, भाई लोन दे दो मेरे रिलेटेड को, बैंक को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो कि भाई मेरे रिलेटेड को लोन दे दो, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये माना गया है कि आपने रिलेटेड को सर्विस दी, आप ये माना गया है कि आपने रिलेटेड को सर्विस दी। कौन से फॉर्म में सर्विस दी? तो गारंटी फॉर्म में सर्विस दी। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो वो कहते हैं ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई 1% ऑफ गारंटी ऑफर्ड, सुनना 1% ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। अब देखो इन्होंने विच एवर इज हायर ये क्राइटेरिया लिया है, मैं आपका ध्यान 1% ऑफ गारंटी लाना चाहता हूं। सबसे पहले अगर ये ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांजैक्शन फ्री हुआ होगा, मतलब गारंटी दे दी रिलेटेड की, कॉर्पोरेट गारंटी दे दी और ऐसे केस में बैंक को दे दी, तो ये ट्रांजैक्शन में कोई मैंने कंसिडरेशन मेरे रिलेटेड को चार्ज ही नहीं किया। मैंने कहा भाई यार घर की बात है यार, तू मेरा रिलेटेड है, तेरे से लूंगा क्या गारंटी का पैसा? ओके नहीं लिया, नहीं लिया तो फिर 1% फिक्स हो गया, फिर एक्चुअल कुछ नहीं है, 1% फिक्स हो गया। अगर आपने कुछ लिया होगा गारंटी का तो फिर एक्चुअल या 1% विच एवर इज हायर, ओके विच एवर इज हायर वो लिया जाएगा। डन 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 डन, समझा होगा तो ओके यहाँ पे लाइक करो। उसके बाद में जो बेटा प्रोविजो है, रख दो बेटा वहाँ पे। ओके तो प्रोविजो है, ये प्रोविजो अभी इंट्रोड्यूस की और ये बहुत अच्छी प्रोविजो है। इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी देन वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। अब देखो जो यहाँ पे रूल 28(2) लगता है उसके लिए 28(1) अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने क्लियर किया कि नॉट, भाई ये इवन दो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कॉर्पोरेट गारंटी का, पर नॉट विस्टैंडिंग टू 28(1) 28(2) ही लगेगा, 28(2) और राइट करेगा। आई रिपीट 28(2) और राइट करेगा। अब दूसरी पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि अब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट गारंटी के केस में ये वाली प्रोविजो नहीं थी। कौन सी वाली प्रोविजो? कि अगर रिसिपिएंट फुल एलिजिबल होगा फॉर आईटीसी के लिए तो फिर क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट गारंटी के लिए उन्होंने अभी प्रोविजो लाई और क्लियर कह दिया कि कॉर्पोरेट गारंटी में अगर जिसकी गारंटी रिसिपिएंट क्योंकि रिसिपिएंट के लिए वो इनपुट सर्विस है, रिसिपिएंट के लिए इनपुट सर्विस है, और वो अगर गारंटी का इनवॉइस बन रहा है रिसिपिएंट के नाम का, बैंक को दी होगी पर रिसिपिएंट के नाम का इनवॉइस बन रहा है, तो वो केस में रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलते होंगे, रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलते होंगे, तो आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू ही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। डन 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 डन। इससे रिलेटेड कुछ सर्कुलर भी आया है, मैं लेता हूं, पहले इसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में ओके एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट जनरली ये तब अप्लाई होता है व्हेन एजेंट इश्यूज ओन इनवॉइस। जनरली रूल 29 तब अप्लाई होता है एजेंट इश्यूज हिज ओन इनवॉइस, खुद का इनवॉइस वो बनाता है। ओके तब ये जो है रूल 29 अप्लाई होता है। ओपन मार्केट वैल्यू, अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि एजेंट के केस में जब आप रिलेटेड एजेंट होगा तो आपको याद होगा, तो हमने ओके प्रिंसिपल एजेंट और फर्दर सप्लाई, तो इसका ये सप्लाई माना जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ प्राइस चार्ज। ओके दो और वर्ड है, आपको स्टेप्स नहीं लेना है, दोनों में से आपको जो भी बेनिफिशियल है। ओके फिर से मैं कहता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एजेंट वाले क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 13 नंबर का है, 13 या 14 नंबर का है, वो अभी क्लास के बाद सॉल्व करना फ्रॉम माय क्वेश्चन यार। और आपके पास ओके बहुत पुराना क्वेश्चन होगा तो मेरे वेबसाइट से बाय कर लेना, क्वेश्चन कर लो भाई साहब, कॉन्फिडेंस से बूस्ट हो जाएगा आपका। तो ठीक है 90% ऑफ प्राइस चार्ज विच एवर इज बेटर बेनिफिशियल टू यू, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ओके अगर नहीं हुआ तो रूल 30-31 में आपका वैल्यूएशन जाएगा। तो अब 30-31 में हम आते हैं। 30-31 में दो सिचुएशन में आता है, एक तो आप 27, 28 या 29 की केस में थे पर किसी से वैल्यूएशन नहीं हुआ तो आखिरी 30-31 में आ गए, या फिर आपकी केस रूल ऊपर कोई रूल में ही नहीं आती है तो फिर 30-31 में आते हैं। और रूल 30 बहुत ही सिंपल है, वो कहता है कि आपका वैल्यू 110% ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो उसका 110%, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो तो उसका 110%, और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस उसका 110%। अब एक आपको बात बताता हूँ, क्वेश्चन में मैंने इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे निकालना चाहिए वो दिया है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व किया, आज तक एग्जाम में नहीं आया पर आ गया तो यस आप पहले रहोगे कि उसको सॉल्व कर पाओगे। तो वो क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन नंबर है देख लेना। ओके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाएगा वो मैंने दिया है। और रूल 31 कहता है रेसिडुअल मेथड या बेस जजमेंट। अगर आपका कोई वैल्यूएशन नहीं हो पाया तो फिर आप ओके यहाँ पे रीजनेबल बेसिस पे सेक्शन 15 और रूल्स के
कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन कर सकते हो। लेकिन ये रीजनेबल बेसिस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो 30 ना लगा के 31 लगाया जाए, क्योंकि क्या है सभी जगह ओके क्या है कि पहले 30 और 31 इन दैट ऑर्डर, वो ऑर्डर में जाओ। लेकिन सर्विस के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो सर्विस के केस में अगर पॉसिबल नहीं होता है तो वो सिचुएशन में जो है आप जो है यहाँ पे सर्विस के केस में जो है जहाँ तक देखा जाए तो आप यहाँ डायरेक्ट 30 ना लगाते हुए 31 लगा सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ जहाँ तक देखा जाए स्पेशल सारे रूल्स में कैसे वैल्यूएशन होगा अगर टीवी नहीं होगी। प्योर एजेंट, अगर इफ यू एक्टेड एज अ प्योर एजेंट तो प्योर एजेंट का डिडक्शन मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर एजेंट? तो प्योर एजेंट की डेफिनेशन दी है। ओके, बहुत सी बार सर्विस प्रोवाइडर जो है एज अ प्योर एजेंट खर्चा करता है, जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा काम ले लो। ओके, या कि हम बहुत सी बार क्लाइंट के बिहाफ पे स्टैम्प पेपर लेके आ जाते हैं, बहुत से क्लाइंट के बिहाफ पे टैक्सेस दे देते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे ओके यहाँ पे हम कोई फीस दे देते हो, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, और क्लाइंट से वो रिम्बर्स करते हैं। तो तब हम एक्ट करते हैं एज अ प्योर एजेंट। तो अगर मैंने 1 लाख का बिल बनाया और क्लाइंट के बिहाफ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फीस की 10,000, जो मेरा काम नहीं था, क्लाइंट का काम था, 10,000, टोटल बिल कितना हुआ 1,10,000, तो क्या जीएसटी टोटल 1,10,000 पे आएगा क्या? आंसर इज नो। जीएसटी जो आएगा वो 1 लाख पे आएगा। सुनना, जीएसटी जो आएगा वो 1 लाख पे आएगा। 10,000 एज अ प्योर एजेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि व्हाट डू मीन बाय प्योर एजेंट? तो वो जो आपने 10,000 का खर्चा किया उसके लिए आपका क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए क्लाइंट के साथ, मेल पे या कहीं पे भी, कि भाई ये 10,000 मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तेरे बिहाफ पे खर्चा कर रहा हूं। दूसरा, जो 10,000 आपने खर्चा किया प्योरली क्लाइंट के लिए किया, यू आर नॉट होल्डिंग दैट टाइटल। ओके, थर्ड, ओके फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, नॉट फॉर यू। ओके, आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और आपने उतना ही चार्ज किया जो जितना आपका क्लाइंट से आया। बहुत सी बार इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस में कोई स्टैच्यू आर्टिकल है क्लाइंट के बिहाफ पे, तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो आपके वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में लिया और वो था कस्टम ब्रोकर का। अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सी बार कस्टम ब्रोकर जो है जो आपको क्लियरेंस करके देते हैं, आपके बिहाफ पे कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं, पोर्ट चार्जेस पे कर देते हैं, तो एज अ प्योर एजेंट जो भी खर्चे लगे वो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया ना? अब ये तो डेफिनेशन थे प्योर एजेंट की। उनकी कंडीशन क्या है? अगर आपको उसका डिडक्शन चाहिए तो सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट, मतलब आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया, टाइटल क्लाइंट के नाम पे लिया, खुद के नाम पे नहीं है, और आप एक्चुअल अमाउंट चार्ज कर रहे हो, तो आप प्योर एजेंट हो ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी। अमाउंट सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस, वो अमाउंट आपने इनवॉइस में बताया। और सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोक्योर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट आर इन एडिशन टू सर्विस प्रोवाइड ऑन हिज ओन अकाउंट। ये वाला पॉइंट समझ लो। ये वाला पॉइंट जो है ना बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वो जो आपने रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस क्लेम किए इनवॉइस में आपने एडिशनल रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस क्लेम किए, वो जो एक क्लेम किए एज अ प्योर एजेंट, वो आपके सर्विस का किसी भी हालत में पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग। बहुत सी बार हम जब बिल इशू करते हैं तो भाई प्रोफेशनल फीस इतनी हुई और आपके क्लाइंट प्लेस पे मैं आया तो लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग कुछ 10,000 रुपये हुआ। तो ये जो लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग है ये मेरे सर्विस का ही पार्ट है। ओके, इवन दो मैं रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा हूं पर मेरे सर्विस का पार्ट है, इसके बिना मैं सर्विस दे ही नहीं सकता। अगर इसके बिना मैं सर्विस दे ही नहीं सकता तो वो इन एडिशन टू योर सर्विस नहीं है, वो डिडक्ट नहीं हो गए। डिडक्ट कौन से हो गए? जो किसी भी हाल में आपके सर्विस का पार्ट नहीं था, आपको सिर्फ क्लाइंट को हेल्प करना पड़ा, तो उसका ही डिडक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद में रेट ऑफ एक्सचेंज। हाँ, रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे बहुत सी बार आपके इनवॉइस फॉरेन करेंसी में बनते हैं। एक एग्जांपल लो, मेरा होटल है, कोई फॉरेन टूरिस्ट आया और मेरे होटल में रुका, 5 स्टार होटल है। अब देखो वो फॉरेन करेंसी में बिल मांग रहा है, अब फॉरेन करेंसी में बिल मांग रहा है लेकिन मैं जीएसटी तो लगाऊंगा क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहीं फिक्स होगा। तो ऐसे केस में मैं बिल बना रहा हूँ फॉरेन करेंसी में, जीएसटी तो मुझे रुपीज में देना है, तो फिर वो केस में एक्सचेंज रेट क्या हो गए और किस दिन के हो गए? तो यहाँ पे देखना, रेट ऑफ एक्सचेंज अगर गुड्स होगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट में जो सीबीआईसी नोटिफाई करता है, अगर आपने कस्टम्स एक्ट पढ़ा होगा तो कस्टम एक्ट में जो सीबीआईसी एक्सचेंज रेट नोटिफाई करता है, आरबीआई के नहीं, मार्केट ड्रिवन नहीं, सीबीआईसी के रेट आपको लेना पड़ेगा। और वो जो सीबीआईसी के रेट रहेंगे जिस दिन आपका टीओएस आएगा, अब किस दिन के लेने हैं? तो जिस दिन आपका टीओएस आएगा, जैसे कस्टम में बिल ऑफ एंट्री या डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विचएवर इज अर्लियर, सॉरी एक्शन डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं, जिस दिन सेक्शन 12 के हिसाब से उसका टीओएस आएगा उस दिन के एक्शन रेट सीबीआईसी के लेने हैं। और सर्विस के लिए आपको जो लेने हैं वो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से लेने हैं जिस दिन उसका टीओएस आएगा। और रूल 35 के हिसाब से अगर आपकी वैल्यू इंक्लूसिव है तो इस तरह से आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड एक सर्कुलर है जो 23 में आया था, ये सर्कुलर देख लो। ठीक है, ये सर्कुलर आप कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड देख लो। अब ये सर्कुलर क्या कहता है, यहाँ पे देखो,
डायरेक्टर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू द बैंक फॉर कंपनीज बोरोइंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टर ने कभी कभी कंपनी बोरिंग के लिए, अब मेरी कंपनी है एड्यू स्मार्ट वी स्मार्ट, ओके, अब कंपनी लोन लेना तो मेरी गारंटी जाती है, और मैंने पर्सनल गारंटी दिया कंपनी के बोरिंग के लिए, तो क्या ये कॉर्पोरेट गारंटी मानी जाएगी? क्या इस पे जीएसटी आएगा? तो आरबीआई का मैंडेट है कि इसकी वैल्यू जीरो लो, अगर वैल्यू जीरो लो तो जीएसटी नहीं आएगा। आपका आंसर क्या होगा? आरबीआई के मैंडेट के हिसाब से जीएसटी नहीं आएगा। डायरेक्टर प्रोवाइडिंग गारंटी नो लॉन्गर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बट दिस गारंटी इज कंटिन्यू। हाँ, अब वो डायरेक्टर नहीं है, ओके, कंपनी का डायरेक्टर नहीं है और उसकी गारंटी कंटिन्यूड है, तो फिर कंसिडरेशन डायरेक्टर को दिया होगा, ओके, तो उस कंसिडरेशन पे जीएसटी आएगा। ओके, तो यहां पे विचेवर इज हायर नहीं, 1% या वॉट एवर, विचेवर इज नहीं आया, अगर डायरेक्टर ने कंसिडरेशन लिया होगा तो ही जीएसटी आएगा। तो समझ लो, डायरेक्टर रहते हुए गारंटी दिया तो वैल्यू जीरो, डायरेक्टरशिप छोड़ दिया और गारंटी दिया हुआ है तो जो कंसिडरेशन होगा, विचेवर इज हायर नहीं, जो कंसिडरेशन होगा अगर मिला होगा तो जीएसटी आएगा। कॉर्पोरेट गारंटी होगी तो फिर रूल 28(2) लग जाएगा। ओके, कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू बैंक फॉर और इंस्टीट्यूशन फॉर अनदर रिलेटेड पार्टी, या कॉर्पोरेट गारंटी होल्डिंग कंपनी को है तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू, यहाँ जहाँ तक देखा जाए कॉर्पोरेट गारंटी। नो क्लेम बोनस, इंश्योरेंस कंपनी जो नो क्लेम बोनस होती है, तो कैसा होता है बहुत सी बार अगर आपने ये साल में कोई डैमेजेस क्लेम नहीं किए, कोई रिपेयर क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, तो क्या वो एज अ डिस्काउंट डिडक्टिबल होगा? ओके, तो यस, इज एनसीबी इज कंसिडर सप्लाई? नो, वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा और वो डिडक्टिबल होगा एज अ डिस्काउंट। एनसीबी इज डिडक्टिबल फ्रॉम प्रीमियम एज अ डिस्काउंट, वहां लिख दो एज अ डिस्काउंट, एज अ डिस्काउंट वो डिडक्टिबल होगा। ठीक है, उसके बाद में प्योर एजेंट, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लेना प्योर एजेंट वाला। ओके, यहाँ पे स्पेशली रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एज अ प्योर एजेंट, ओके, ये 2023 में आया था, कब कहा जाएगा? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड सर्विस बाय रिलेटेड पर्सन विथ फुल आईटीसी एलिजिबिलिटी। ओके, अब देखो मैंने सर्विस इंपोर्ट किया तो नो डाउट या इंपोर्ट सर्विस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा, पर रिलेटेड पार्टी से किया तो रिलेटेड पार्टी से होगा तो वैल्यूएशन ऑलवेज रूल 28 में आएगा, 28 में आएगा, 28(1) और कॉर्पोरेट गारंटी होगी तो 28(2) लगेगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सर्विस इंपोर्ट की, अब मैंने जो सर्विस इंपोर्ट की तो रिवर्स चार्ज में जो है उसका टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, आरसीएम, पहली बात तो आरसीएम एप्लीकेबिलिटी होगी तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। टैक्स अंडर आरसीएम अप्लाइज टू अ सर्विस फ्रॉम द रिलेटेड फॉरेन एंटिटी टू अ इंडियन रेसिपिएंट सेम एज डोमेस्टिक रिलेटेड पार्टी, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा हमें। वैल्यूएशन 28 से ही होगा। Value of service, the value of service is deemed to be open market value when recipient is eligible for full ITC, तो वैल्यू क्या ली जाएगी? ओपन मार्केट वैल्यू, एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। ओके, ओपन मार्केट वैल्यू और ब्रैकेट में यहां कर देना अगर आपके इसमें होगा तो ओपन मार्केट वैल्यू, तो डिक्लेयर्ड वैल्यू, डिक्लेयर्ड वैल्यू, अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर्ड हुई होगी तो डिक्लेयर्ड वैल्यू ली जाएगी। डन। नाउ सर, अब उसमें इनवॉइस नहीं होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस नहीं होगा तो इफ नो इनवॉइस इज इश्यूड द वैल्यू में बी डिक्लेयर्ड एज अ नील। अगर ये इतना अच्छा क्लैरिफिकेशन है कि इनवॉइस नहीं होगा तो आप मान लेना कि वैल्यू डिक्लेयर्ड नील है, और नील है तो जीएसटी नहीं आएगा, तो बच गया। ओके, क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ने रिसिपिएंट को नोटिस भेज दी थी कि भाई तूने रिलेटेड से लिया, इनवॉइस भी आया नहीं है, तूने रिवर चार्ज में दिया नहीं है, तो भाई साहब तेरे को छोड़ेगी नहीं, भाई साहब तेरे को छोड़ेगी नहीं। तो सीबीआई ऐसे बहुत सारे पैरामीटर पे, क्योंकि जब रिलेटेड पार्टी से कोई सर्विस आती थी तो इनवॉइस नहीं बनते थे। ओके, तो ऐसे केस में सीबीआईसी ने अब उसको क्लैरिफाई कर दिया, इनवॉइस नहीं बने तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। ओके, वो अपना, क्योंकि रिवर्स चार्ज में है तो सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। ओके, अनरजिस्टर्ड से लिया तो वो सेल्फ इनवॉइस उन्होंने इस दिन टाइम नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हम नील वैल्यू मानेंगे और जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो उसने इनवॉइस लेट कर दिया तो उसकी लेट फी जरूर आ सकती है, इनवॉइस की पेनल्टी जरूर आ सकती है, पर जीएसटी नहीं लगेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। डन 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 डन। चलो अब यहां पे नेक्स्ट आ जाओ आप, अब ये तो हो गया ये पार्ट पे। 15(5) 15(5) में गवर्नमेंट कुछ ऐसी केसेस बताएगा जिसका वैल्यूएशन एज पर रूल जैसा दिया है वो आप अप्लाई कीजिएगा। अब पहला ले लो, मैं यहाँ पे पहला लेना चाहूँगा और वह है वैल्यू ऑफ लॉटरी। ये पता नहीं स्क्रीन क्यों कट रही है, पर ठीक है आप थोड़ा समझ लेना उस बात को। ओके, यहाँ पे रूल 31 ने क्या कहता है? रूल 31 ने कहता है लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग होगा तो वैल्यू क्या होगी? तो लॉटरी होगा तो लॉटरी की फेस वैल्यू या प्राइस एज नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, विच एवर इज लोअर, यहाँ वर्ड नहीं आया, यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं आया, विच एवर इज लोअर वो ऐड कर देना,
विच एवर इज लोअर वो वैल्यू इंक्लूसिव वैल्यू मानी जाएगी, वो ऐड कर देना आपने, विच एवर इज लोअर वो इंक्लूसिव वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, हाँ हॉर्स रेसिंग वगैरह होगा तो फुल वैल्यू ऑफ बेट पर जीएसटी आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉटरी होगा तो लॉटरी की जो फेस वैल्यू या नोटिफाइड बाय द ओके ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, इसमें से जो लोअर होगा वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, और उसमें जीएसटी 28% होता है, इसलिए इनटू 100 डिवाइडेड बाय 128 लिया जाएगा। और हॉर्स रेसिंग गैम्बलिंग होगा या बेटिंग होगा तो वो केस में, यहाँ पे सुनना, वो केस में जो भी जितना भी बेटिंग लगाया, हॉर्स रेसिंग लगाया, उसको इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। अब ये जो है इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग। देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है एक्शनेबल क्लेम में आता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है, एंड उसका सप्लाई पे जीएसटी भी आता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा तो जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे आपके वैलेट में, जितना पैसा आप आपके वैलेट में डिपॉजिट करोगे उतने पे जीएसटी आएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सी पर सेम गेम होना चाहिए। अब बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत से कंपनी के वैलेट होते हैं, एक वैलेट में डाल दिया, एक गेम जो है ऑनलाइन मनी गेमिंग अलग, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कैसीनो अलग, पर वो वैलेट वही है। तो ऐसे केस में आपने 10,000 रुपये डाल दिए और आप ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो, तो जितना डाल दिया आपने 10,000, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो आपने जीएसटी एक्स्ट्रा दिया होगा या वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लिया जाएगा, वॉट एवर इट में भी। अब उसमें से आपने पैसा जीता, जो पैसा जीता और फिर से खेला, उस पर जीएसटी नहीं है। अब आपका बैलेंस पैसा बच गया 5,000, और वो बैलेंस पैसा जो पैसा 5,000 बच गया वो वापस ले लिया, वापस लिया तो क्या जीएसटी का डिडक्शन मिलेगा? नहीं। एक बार आपने जो डिपॉजिट कर दिया वो कर दिया और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि वैलेट में ओके आपने 10,000 डाले, आपने खेला और 5,000 जीते, टोटल 15,000 हो गए। ओके, टोटल 15,000 रुपए। अब वो वैलेट आपने अलग कोई गेम के लिए, कैसीनो के लिए यूज कर लिया, तो अब गेम यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग इसका नेचर अलग, और वो वैलेट का पैसा कैसीनो के लिए यूज कर लिया। तो आप अगर वैलेट का पैसा किसी और के लिए यूज करते हो तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, आपने डिपॉजिट नहीं किया पर वैलेट का पैसा कई जगह ले लिया, पर अगर आप खेलते हो, जीतते हो और उसमें ही वापस लगाते हो तो फिर आपके ऊपर जीएसटी ओके जितने पर नहीं आएगा। और रिफंड अगर मिला, बैलेंस मनी का रिफंड मिला, तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा। सेम प्रिंसिपल ओके यहाँ पे कैसीनो को अप्लाई होगा। जो आपने जितने में टोकन, चिप्स, कॉइन खरीदे, कैसीनो खेलने के लिए कॉइन होते हैं खरीदे, जितने अमाउंट के खरीदे वो जीएसटी कंसीडर होगा। अगर आपने अलग से जीएसटी नहीं दिया होगा तो इंक्लूसिव माना जाएगा। या कोई इवेंट गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके गेम में पार्टिसिपेशन फीस दे रहे हो, तो वो जितना आपने पैसा डाला उस पर जीएसटी आएगा, जीतोगे उसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ, बैलेंस अमाउंट रिफंड होगा तो उसके ऊपर वो डिडक्टिबल नहीं होगा। अब ये वाली जो नोट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ विनिंग रिसीव्ड बाय प्लेयर इज यूज्ड फॉर प्लेइंग फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉइंग, इट शैल नॉट बी कंसीडर ओके एज अमाउंट डिपॉजिट। और ये फर्दर इवेंट मतलब सेम इवेंट के लिए यूज किया, फर्दर मतलब सेम, आपने चेंज नहीं किया, ओके सेम इवेंट के लिए यूज किया, तो वो जीएसटी, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये समझ गया आपको ऑनलाइन मनी गेमिंग। रूल 31A-B-C इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। अब रूल 32(2) लेता हूं। रूल 32(2) क्या कहता है? देखो, परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है डॉलर, रुपीज, और परचेस और सेल कर रहे हो तो आपको दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और इसमें से आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ऑप्शन 1 ये है कि अगर आपकी करेंसी फॉरेन करेंसी टू रुपीज में कन्वर्ट हो रही होगी या वाइस वर्सा, रुपीज टू फॉरेन करेंसी, और उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, अगर उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आपकी वैल्यू क्या होगी जब आप एक्सचेंज करोगे? आप परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, परचेस सेपरेट ट्रांजेक्शन, सेल सेपरेट ट्रांजेक्शन। तो एक्सचेंज करते वक्त आप ओके क्या करोगे? तो आरबीआई रेट और आपका डीलर रेट, आपने जो डीलर रेट दिया, ओके समझ लो मैं आपको डीलर रेट दे रहा हूं 85.50 और उस वक्त आरबीआई का रेट है यहां पे 84.70, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय यूनिट, वो आपकी वैल्यू ली जाएगी। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो आपने जो भी अमाउंट पे करेंसी एक्सचेंज करके दिया होगा, तालिबान करेंसी होगी, अब उसका आरबीआई रेट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी अमाउंट पे आपने यहाँ पे एक्सचेंज करके दिया होगा उसका 1% आपका वैल्यू माना जाएगा, कमीशन मान लिया जाएगा। और अगर फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी है, डॉलर टू पाउंड, तो दोनों को आरबीआई रेफरेंस रेट से कन्वर्ट करो। आपने ओके समझ लो डॉलर और पाउंड है, तो आपने डॉलर दिए 100 और पाउंड लिए 90, तो 90 को जितने यूनिट्स है 90 को कन्वर्ट करो, डॉलर को 100 को कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट से, और उसमें से
यहाँ पे जो भी लोअर आया उसका 1% ले लो, वो आपका कमीशन माना जाएगा, प्रिज्यूम टू बी। एक ये है, या दूसरा ये है कि आपको ये पहला ऑप्शन नहीं लेना है क्योंकि आपको नहीं बताना है आपका कमीशन कितना है। तो अगर आपकी टोटल एक्सचेंज वैल्यू 1 लाख होगी, 1 लाख या उसके नीचे होगी, मतलब कस्टमर आया, टोटल एक्सचेंज वैल्यू 70,000 हुई या 1 लाख तक हुई, तो आपका कितने वैल्यू पे जीएसटी आएगा? 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, बट मैक्सिमम 250। ओके, सॉरी, मिनिमम 250। तो 250 से नहीं होगा। अब 70,000 का एक्सचेंज है आपका, तो 70,000 इंटू 1% ले लो। ओके, पर 250 के नीचे नहीं होना चाहिए। इफ एक्सचेंज वैल्यू मोर देन 1 लाख और 10 लाख, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि पहले 1 लाख का जो रहेगा वो हम फिक्स करके आगे का करेंगे। तो पहले 1 लाख का 1% उन्होंने 1,000 फिक्स कर दिया, प्लस अब 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट होगा, समझ लो एक कस्टमर आया, 7 लाख एक्सचेंज वैल्यू होगी उसकी, तो 7 लाख की एक्सचेंज वैल्यू होगी, तो उसमें से पहला 1 लाख छोड़ दो क्योंकि पहले 1 लाख का तो हमने 1,000 ले लिया, ऊपर कितना बचा? 6 लाख। तो 6 लाख का 5%, यानी आपकी एक्सचेंज वैल्यू माइनस 1 लाख जो बचा, तो 6 लाख बचेगा क्योंकि 7 लाख है, माइनस 1 लाख का तो ले लिया हमने 1,000, और ऊपर का जो है उसका यहाँ पे 0.5% वो उसकी वैल्यू कंसिडर होगी जिसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और तीसरा बेटा, एक्सचेंज वैल्यू अब वो 10 लाख होगी, तो देखो 10 लाख तक का वो फिक्स कर रहे 5,500। ये 5,500 कैसे आया? पहले 1 लाख का 1,000 और जो बचा 9 लाख उसका 0.5 यानी 4,500। तो ये जो अमाउंट आती है 5,000 यानी 1,000 प्लस 4,500 यानी ऊपर का 9 लाख का 0.5%, तो ये आती है। तो अगर अब आपके पास क्लाइंट आया और उसकी एक्सचेंज वैल्यू 15 लाख हो रही है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू अगर 15 लाख हो रही है, तो जो 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग 10 लाख जो ऊपर का है उसका 0.1%, और पहले 10 लाख का तो 5,500 ऐड हो गया, पर मैक्सिमम 60,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो, ये हमने यहां पे ले लिया। उसके बाद में यहां पे 23 एयर ट्रैवल एजेंट होगा आपका, वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय ट्रैवल बाय एयर, तो यहां पे एयर ट्रैवल एजेंट होगा आपका, एयर ट्रैवल एजेंट आपके चार्ट में होगा तो ठीक है, एयर ट्रैवल एजेंट होगा। तो डोमेस्टिक बुकिंग होगी तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, और इंटरनेशनल बुकिंग होगी तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। बेसिक फेयर क्या लेना है आपको? तो इसमें जो फ्यूल चार्जेस या एयर टैक्सेस लगते हैं वो छोड़कर तो चार्जेस टैक्सेस छोड़कर जो होगी उसका आपको फिक्स बेसिस पे कमीशन एयर ट्रैवल एजेंट का कैलकुलेट करना है। अब आते हैं यहाँ पे रूल 32(4) पे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें 3 पॉलिसीज हैं। सेविंग पॉलिसी अगर हम बात करें तो सेविंग पॉलिसी, सिंगल एन्युटी पॉलिसी और रिस्क पॉलिसी। तो ये जो रूल है, दिस रूल इज अप्लीकेबल टू सेविंग पॉलिसी। अब सेविंग पॉलिसी के बारे में ये रूल क्या कहता है? बहुत सी बार सेविंग पॉलिसी में 2 एलिमेंट होते हैं। कौन से 2 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे? तो अगर हम बात करें तो जब आपका प्रीमियम होता है, समझ लो आपका प्रीमियम 10,000 रुपीज़, तो इसमें जो है आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट होता है, या आप उसको सेविंग कह सकते हो, आपके भी आप पे सेविंग होता है। और सेकंड जो है अगर हम बात करें तो टुवर्ड रिस्क होता है, ठीक है। तो ये टुवर्ड रिस्क जो है ये कंपनी का, यानी इंश्योरेंस कंपनी का इनकम है, ठीक है। ये तो आपके भी आप पे इन्वेस्ट होता है, और जब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भर के है, तो आपको पैसा वापस मिल जाता है उसके रिटर्न के साथ। तो यहाँ पे सेविंग पॉलिसी में सवाल ये है कि टोटल जो आपका प्रीमियम है 10,000, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? अच्छा, ये तो गलत है ना, क्योंकि उसमें से 10,000 में कुछ तो सेविंग है हमारा जो हमें वापस मिलेगा। जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है वो टुवर्ड रिस्क है, तो आप उस पर ही जीएसटी लगाओ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखो क्या दिया है, सेविंग पॉलिसी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर। हाँ, जब पॉलिसी निकालते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी, जब उनको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे रिलायंस के सारे एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये डिमांड करती है कि भाई आपके प्रीमियम में सेविंग कितना रहेगा ये बोलो, एंड टुवर्ड रिस्क कितना रहेगा ये बोलो। अब कंपनी ट्रांसपेरेंट है और कंपनी कह रही है कि हमारा प्रीमियम 10,000 है जिसमें सेविंग 8,000 रहेगा। ओके, यहाँ 8,000 का सेविंग रहेगा और 2,000 टुवर्ड रिस्क रहेगा। तो ये जो है कंपनी बाइफरगेट करके कस्टमर को इन्फॉर्म कर रही है। तो ऐसे अगर वो इन्फॉर्म करती है तो फिर जीएसटी लगाने के लिए वैल्यू क्या होगी? तो जीएसटी लगाने के लिए वैल्यू होगी ग्रॉस प्रीमियम लेस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपका प्रीमियम मैं 10,000 ले लूँ और उसमें से इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है 8,000, यानी 2,000 जो है वो टुवर्ड रिस्क रहेगा और वो 2,000 पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। अगर और यहाँ पे और लिख दो, और यहाँ अगर हम बात करें और
इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बताया जा रहा है, अब छोटे छोटे पॉलिसी होल्डर है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस निकालोगे तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन है भाई, इतना प्रीमियम है, देना है तो दे, निकालना है पॉलिसी तो निकाल, नहीं तो जा घर पे। तो अगर प्रीमियम नहीं बताया जा रहा है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर, तो वो सिचुएशन में उन्होंने 2 स्टेप दी है। फर्स्ट ईयर के प्रीमियम में जो है इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का सेविंग पॉलिसी में कितनी वैल्यू पे जीएसटी देगी, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू मानी जाएगी वो 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज। मतलब क्या कि अगर हम वो 10,000 प्रीमियम चार्ज करती है तो उसका 25% यानी 2,500, ओके, वैल्यू 2,500 ले ली जाएगी। डन। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर के प्रीमियम में 12.5% की वैल्यू मानी जाएगी। समझ लो सेकंड ईयर का प्रीमियम भी आपका 10,000 है, तो 10,000 इंटू 12.5% ये आपका वैल्यू कंसीडर कर लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ओके, ये अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एक बार पूछा था, अभी वापस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिंगल एन्यूटी पॉलिसी होती, एनुअल, यहाँ पे सिंगल एन्यूटी पॉलिसी कर दा, सिंगल एन्यूटी पॉलिसी, ओके, तो अगर आपकी सिंगल एन्यूटी पॉलिसी होगी तो वो सिचुएशन में ओके वैल्यू जो ली जाएगी वो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज। ओके, अब देखो ये क्या बोला 10%। अब देखो बहुत सी बार क्या होता है कि सिंगल एन्यूटी पॉलिसी लमसम आपका पैसा ले लिया जाता है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है कि भाई 5 साल 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ओके, और सिंगल एन्यूटी पॉलिसी में क्या होता है कि भाई 5 साल का लमसम दे दे, तू 5 साल का 40,000 दे दे अभी। तो अगर इस तरह से सिंगल एन्यूटी पॉलिसी होगी और एक साथ लमसम प्रीमियम लिया जा रहा होगा तो 40,000 इंटू 10% ये इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यू मानी जाएगी। ओके, और इतने वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अरे समझा कि नहीं समझा, बोलो डन 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 डन, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक ठोको। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम कहें रिस्क पॉलिसी, तो रिस्क पॉलिसी में क्या रहेगी वैल्यू, तो रिस्क पॉलिसी में सेविंग कुछ भी नहीं होता है। समझ लो अब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 टाइप के देते हैं। एक भाई 10,000 का प्रीमियम दो जिसमें आपको 10 लाख का कवरेज मिलेगा, और दूसरा आपका रहता है 10,000 नहीं 2,000 का प्रीमियम दे दो, ओके, और आपको उतने ही हम 10 लाख का कवरेज देंगे। भाई साहब ये ऐसे कैसे, ओके, 10,000 के प्रीमियम में भी 10 लाख का कवरेज और 2,000 के प्रीमियम में भी 10 लाख का कवरेज। हाँ, क्योंकि जो पहला वाला पॉलिसी था उसमें सेविंग था, सेविंग 8,000 जो आपको वापस दिया जाता है, पर रिस्क पॉलिसी में आपको बिल्कुल भी कोई पैसा वापस नहीं मिलता। भाई 2,000 दे दिया, बात खत्म, ईयर इज ओवर, पैसा खा गई, लाइक अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ओनली रिस्क पॉलिसी है तो उसमें तो सेविंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी यानी प्रीमियम जो चार्ज किया होगा, ओके, वही यहाँ पे वैल्यू कंसीडर की जाएगी। Note, if this option is exercised, it cannot be withdrawn in the same financial year. अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर ये ऑप्शन ले लिया तो सेम फाइनेंशियल ईयर में वो विड्रॉ नहीं करेगा। तो ये था रूल 32(4). उसके बाद में रूल 32(6). यहाँ पे पहले 5 ले लेता हूँ फिर 6 ले लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है और आप इसके ऊपर आप ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, स्पेशली सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, डीलर होते हैं सेकेंड हैंड गुड्स के। अब ये जो अभी समझ लो कोई डीलर है और ये डीलर है और ये सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर है। जस्ट मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि यहाँ ये डीलर है सेकेंड हैंड गुड्स का और ये बहुत से गुड्स अनरजिस्टर्ड से परचेस करते हैं। ओके, पुराना फर्नीचर परचेस कर लेंगे, पुरानी गाड़ी परचेस कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पुराने परचेस करते हैं। तो उनके जब परचेस करते हैं तो उनके पास जीएसटी के बिल नहीं आते हैं। रजिस्टर से भी खरीदते हैं और अनरजिस्टर्ड से भी खरीदते हैं, लेकिन इनके पास जीएसटी के बिल नहीं आते हैं। समझ लो 10,000 का पुराना जुना गुड्स खरीदा, ओल्ड गुड्स खरीदा और फिर उसको 15,000 में बेचा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये आगे 15,000 में बेचेंगे तो क्या जीएसटी टोटल 15,000 पे दिया जाएगा, ये सवाल आ जाता है। और क्रेडिट तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि परचेज जो किया वो पुराना गुड्स था, ओल्ड गुड्स था, ओके, और उसके ऊपर कोई जीएसटी बिल भी नहीं मिला क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में अनरजिस्टर्ड से खरीदा। तो फिर इनके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे एक स्कीम लाई है रूल 35(5) की, सेकेंड हैंड गुड्स, जिसको मार्जिनल वैल्यू स्कीम भी कहते हैं। आप यहाँ लिख देना, मार्जिनल वैल्यू स्कीम भी कहते हैं। मार्जिनल वैल्यू, आप ये वर्ड डाल दो,
ठीक है। अब ये मार्जिनल वैल्यू क्यों कहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि भाई कोई सेकेंड हैंड डीलर है, ओके, सेकेंड हैंड डीलर है और वो परचेस कर रहा है कोई यूआरपी से और गुड्स परचेस किया 10,000 का, ओके, कोई जीएसटी का बिल मिला नहीं, और ये डीलर ने गुड्स सेल किया और ये सेल किया 15,000 का, सप्लाई किया 15,000 का। अब 15,000 का अगर सप्लाई करता है तो जीएसटी टोटल 15,000 पे लगाना सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल केस में लोगों को क्रेडिट मिलता है, इसको तो आईटीसी है ही नहीं, यहाँ पे आईटीसी तो है ही नहीं क्योंकि जीएसटी का बिल तो लिया ही नहीं, तो फिर वो कितने यहाँ पे कितने अमाउंट पे जीएसटी लगाएगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, ये जो है यहाँ पे वैसे तो कंसेप्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू है और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 15,000 है, लेकिन ये 15,000 पे नहीं देगा। जब जीएसटी लगाएगा तो जीएसटी में 15,000 माइनस 10,000 जो वैल्यू होगी तो 5,000 का जीएसटी, समझ लो 18%, तो 5,000 का जीएसटी 18% जो भी आता है उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान सुनिएगा, ओके, 5,000 तो जो भी आता है 5,000 पे जीएसटी 18% के हिसाब से 600 रुपीज़, जो भी नहीं 600 नहीं 900 रुपीज़, तो आप 900 रुपीज़ यहाँ पे ले सकते हो, 900, ओके, जीएसटी उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ ये स्पेशल स्कीम दी गई सेकेंड हैंड गुड्स के लिए। पर या एक बात मैं आपको कह दूँ, पहली कंडीशन ये है कि जो भी ये स्कीम ले रहा है और वो सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है, नो आईटीसी इज टेकन, उसने आईटीसी नहीं लिया हो, इज टेकन, तो ये स्कीम मिलेगी, ओके, मार्जिनल वैल्यू पर वो जीएसटी दे सकता है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। सेकंड इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि समझ लो निगेटिव वैल्यू आती है, निगेटिव मतलब सब कभी कभी क्या होता है, हमने खरीद तो लिया पर ऐसा पता चला कि महंगा खरीद लिया यार, ओके, इतना तो नहीं खरीदना था क्योंकि उसके बायर ही नहीं मिल रहे, तो सेल हमने किया 8,000 में, खरीदा था 10,000 में, तो भाई साहब निगेटिव वैल्यू होगी। तो अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो फिर जीएसटी नहीं आएगा, निगेटिव वैल्यू होगी तो नील माना जाएगा। तो इनकी पहली कंडीशन ये है, अगर हम मार्जिनल वैल्यू स्कीम, ये तो पढ़ के जाना, मार्जिनल वैल्यू स्कीम, इफ आईटीसी इज नॉट टेकन ऑन परचेस ऑफ सच गुड्स, तो उनकी पहली कंडीशन है कि आपने आईटीसी ना लिया हो तो बात करेंगे भाई साहब। तो वैल्यू जो होगी, यहाँ पे भी वर्ड आप डाल सकते हो मार्जिनल वैल्यू, तो अगर आप यहाँ एक वर्ड डाल दो मार्जिनल वैल्यू तो आपको आदत लग जाएगी, ओके, और आपके चार्ट बुक में होगा तो अच्छी बात है। तो मार्जिनल वैल्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, और निगेटिव होगा तो इग्नोर कर देना, ओके, नेगेटिव होगा तो वो इग्नोर कर देना, तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस लिया जाएगा। लेकिन अगर आप आईटीसी ले रहे हो, अब देखो ये रूल में नहीं दिया है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन में पैरामीटर बना है, ये रूल तभी लगता है अगर आपने आईटीसी लिया हो, पर समझ लो आईटीसी नहीं लिया हो तो देन, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया हो तो फिर जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 15,000, सॉरी आईटीसी नहीं लिया हो तो आपको मार्जिनल वैल्यू, लेकिन अगर आपने आईटीसी यहाँ पे ले लिया तो फिर तो आईटीसी मिल रहा है, आईटीसी आप ले रहे हो, तो फिर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आप जीएसटी पे करो। तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 15,000 है, फिर जीएसटी 15,000 पे आएगा, जो भी जीएसटी रहेगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अरे यस और नो प्लीज बताओ। तो ये था मार्जिनल स्कीम, ओके, जो डिफरेंस वैल्यू होगी उस पर देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट आईटीसी इज नॉट टेकन। अब नेक्स्ट जो उन्होंने यहाँ पे दिया है, और वो देखो नेक्स्ट, इन केस ऑफ रीपजेस गुड्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड दैट इज यूआरपी। यूआरपी से वो डिफॉल्टिंग बोरोवर जो है यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे रमेश, ओके, नाम लेते हैं रमेश, ठीक है भाई, इसने जो है बाइक खरीदा, और बाइक खरीदा यहाँ पे डीलर से, जिसको फाइनेंस किया था बजाज फाइनेंस ने फाइनेंस किया था। डन। अब बजाज फाइनेंस ने फाइनेंस किया और इसने बाइक, भाई साहब जो ये हुआ कि बाइक का रीपेमेंट नहीं किया, तो बजाज फाइनेंस ने इसको, सॉरी एक मिनट, तो ये बजाज फाइनेंस है, ठीक है, बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस ने ये बाइक रीपजेस कर लिया, ओके, ये बाइक रीपजेस कर लिया, भाई स्पेलिंग वेलिंग आपने देख लेना, ठीक है, रीपजेस कर लिया मतलब उठा के लेके चले गए, अब इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रहा है, ओके, तो ये रहा, इसका नाम होता है ओरिजिनल बोरोवर, ओके, ये ओरिजिनल बोरोवर है। इसने बोरो किया था, बाइक लिया था, पैसा नहीं दिया, हाइपोथिकेटेड था फाइनेंस कंपनी के पास, ओके, इन्होंने रीपजेस किया। अब मैं आपको एक पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने परचेस किया कि रीपजेस किया? रीपजेस कर लिया इन्होंने, ओके, फिर ये बाइक ऑक्शन करते हैं, बहुत सारे कस्टमर को बेचते हैं, तो आगे सेल करते हैं। तो अब समझ लो सेल किया,
तो क्या इनको फुल वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा क्या यहाँ पे? तो सवाल है कि उनको फुल वैल्यू पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ओके, क्यों सर? अब मैं आपको ये बता दूं, फुल वैल्यू पे इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कोई परचेस नहीं थी, इनको भी मार्जिनल वैल्यू स्कीम अवेलेबल है। तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे रीपजेस गुड्स होगा और वो यूआरपी से होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से होगा। सर रजिस्टर्ड पर्सन से होगा तो ये स्कीम नहीं मिलेगी। जो सेक्शन 15(1) के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस पर ही जीएसटी आएगा। ये स्कीम कब मिलेगी? ओके, मार्जिनल वैल्यू अनरजिस्टर्ड से किया होगा। तो अनरजिस्टर्ड से रीपजेस किया होगा तो सेल प्राइस है, बाइक सेल कर रहे हैं, सेकेंड हैंड बाइक है और वो 30,000 रुपीज़ में सेल कर रही है बजाज फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे रीपजेस वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि परचेस तो नहीं किया था, तो फिर रीपजेस वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वो कहते हैं कि ये रीपजेस वैल्यू कैसे निकालना। तो ओरिजिनल बोरोवर की, अब देखो वर्डिंग्स कैसे हैं। ओके, रीपजेस वैल्यू कैसे निकालना? यहाँ पे परचेस प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर, अब डिफॉल्टिंग बोरोवर की परचेस प्राइस होगी 50,000। ओके, 50,000 उसकी डिफॉल्टिंग, रमेश की 50,000 परचेस प्राइस है। डिफॉल्टिंग बोरोवर माइनस 5% पर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड डेट ऑफ डिस्पोजल बाय अ पर्सन। तो अब ऐसे केस में वो क्या कह रहे हैं कि इसकी परचेस वैल्यू इक्वल्स टू, ओके, 50,000 में जो खरीदा था माइनस 5% पर क्वार्टर। अब ये क्वार्टर कैसे निकालना? डिफॉल्टिंग बोरोवर ने जब भी परचेस किया होगा, समझ लो उसने 10 अप्रैल 2024 को परचेस किया था, एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां से तो क्वार्टर निकलेगा टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल ख्याल रहे, टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, यानी जब सेल कर रहे हैं, डिस्पोजल। अब प्रॉब्लम में आपको कैसे कंफ्यूज करेंगे? प्रॉब्लम में आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि वे रीपजेस की डेट भी दे देंगे, डिस्पोजल की डेट भी दे देंगे और कब परचेस किया वो भी डेट दे देंगे। अब इंस्टीट्यूट तो चाहती है कि आप मिस्टेक करो। इंस्टीट्यूट क्या कहेगी कि भाई आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल परचेस किया और रीपजेस डेट, इसका रीपजेस हुआ तब तक का ही टाइम नहीं, डिस्पोजल तक का टाइम लेना चाहिए। तो अब समझ लो ये डिस्पोजल जो हुआ, ओके, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये डिस्पोजल जो हुआ और ये 10 दिसंबर 2024 को हुआ, समझ लो 10 दिसंबर 2024 को। तो अब आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है। ओके, जो कौन से मंथ में परचेस किया था? अप्रैल। तो कैलेंडर क्वार्टर मतलब क्या? कैलेंडर क्वार्टर चालू होता है अप्रैल में। मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। और जब भी जीएसटी में 5% पर क्वार्टर आएगा, आईटीसी में आएगा या कहीं पे भी आएगा, तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो अप्रैल, मई, जून, ये पहला कैलेंडर क्वार्टर। ओके, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये दूसरा कैलेंडर क्वार्टर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सॉरी एक मिनट मेरे से गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, ये थर्ड क्वार्टर एंड जैन, फेब एंड मार्च ये फोर्थ क्वार्टर। अब जैसे ये फोर्थ क्वार्टर, जैसे आपके लिए बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना, आपने ये डेट कौन से क्वार्टर में आती है? अप्रैल वाला डेट जो आता है पहले क्वार्टर में आता है। तो ओके, पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको फुल लेना है। तो पहला क्वार्टर हो गया फिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्पोजल की डेट कौन से क्वार्टर में आती है? ये साल या सब्सिक्वेंट ईयर जो भी है, तो डिस्पोजल की डेट आती है ये क्वार्टर में, ये वाले क्वार्टर में। तो सिर्फ आपको वो डेट क्वार्टर में फिट मार देना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट, 2 एंड 3 क्वार्टर्स हो गए। तो 50,000 इंटू 5%, ओके, माइनस 50,000 माइनस 5% इंटू 3 क्वार्टर्स इंटू ये 50,000 का 5% फॉर 3 क्वार्टर्स, ये आपको वहां पे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल। और रीपजेस गुड्स होगा तो परचेस वैल्यू आप कैसे निकालोगे, और अनरजिस्टर्ड से होगा तो यहाँ पे परचेस वैल्यू कैसे निकालोगे। अब आ जाओ आप जो है स्पेशल मार्जिनल स्कीम फॉर मोटर व्हीकल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ओके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, आपने रील देखी होगी, तो एकदम उल्टा पुल्टा गलत एग्जाम्पल दे दिया था। चलो, हो जाती है कभी कभी ऐसी मिस्टेक, बताता हूँ। अगर समझ लो आपने मोटर व्हीकल खरीदा और आपने आईटीसी नहीं लिया, आइदर ब्लॉक क्रेडिट होगा या फिर किसी रीजन की वजह से आपको आईटीसी नहीं मिला। अरे राजा, समझ में आया क्या? या आपने नहीं लिया, बट आप उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। तो वो सिचुएशन में आपकी वैल्यू कैसे ली जाएगी? अंडर दिस मार्जिनल स्कीम आपकी वैल्यू परचेस वैल्यू नहीं ली जाएगी, कंसिडरेशन माइनस डिप्रिसिएटेड वैल्यू। ओके,
और इफ कंसिडरेशन इज मोर देन डेप्रिसिएटेड वैल्यू, और नेगेटिव होगा तो इग्नोर करना। तो चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि अगर आपने यहाँ पे पुराना मोटर व्हीकल बेचा जिसका आईटीसी आपने नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे, और डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है, तो अगर आपने बेचा मोटर व्हीकल 15 लाख का मोटर व्हीकल आपने खरीदा होगा और 8 लाख में बेचा होगा, तो कंसिडरेशन क्या मिला? 15 नहीं, खरीदा था 15 में, 8 लाख में बेचा, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड बोलो क्या? 8 लाख रुपीस कंसिडरेशन आया उसका, तो 8 लाख माइनस उसकी बुक्स में जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू होगी तो वो लेना चाहिए। तो अब 8 लाख माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू अज्यूम करते हैं कि 5 लाख है, तो आपका डिफरेंस कितना है? 3 लाख। 3 लाख पे जीएसटी लगेगा। और अगर बुक्स में डेप्रिसिएटेड वैल्यू ज्यादा होगी और नेगेटिव वाला होगा तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जांपल क्या दे दिया था यहाँ पे कि भाई तुमने खरीदा था 15 में और बेचा 8 में, तो 15 माइनस 8 जो डिफरेंस आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है, जो 8 कंसिडरेशन आया माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, हाँ, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, और वो भी निगेटिव है तो इग्नोर होगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अब देखो, डिप्रिसिएशन नहीं किया होगा तो आपने परचेस कितने में किया? 15 में किया, बेचा कितने में? 8 में, तो ऑलवेज नेगेटिव आना है। हाँ, पुरानी कोई विंटेज कार होगी जो आपने हाई प्राइस पे बेची होगी तो बात अलग है। ओके, अदरवाइज ऑलवेज नेगेटिव आना है। तो ये वाला, ये जो है, ये वाला उन्होंने पढ़ के एग्जाम्पल दे दिया। ओके, पर ख्याल रहे ये डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे अगर वैल्यू निगेटिव होती है तो जीएसटी नहीं आएगा। आई होप आपको समझा होगा। और व्हेन आईटीसी इज अवेल, हाँ, आपने आईटीसी लिया होगा तो फिर तो जो आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड हमने यहाँ पे पैरामीटर देखा। और 32(6) की अगर हम बात करें तो वाउचर टोकन कूपन स्टैम्प, जैसे आप कभी कभी गुड्स के वाउचर, फूड के कूपन, टोकन देते हो, तो अगर आपने टोकन बेचे, कूपन बेचे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि उसके ऊपर भी जीएसटी आता है। तो उसके अंदर जो गुड्स देने का वादा किया है, अगर आपने उसके अंदर फूड देने का वादा है तो फूड का जो फेयर वैल्यू है उसका, ओके, जो रिडीम होगा गुड्स और सर्विस, उसकी जो मनी वैल्यू है वो ली जाएगी। अगर आपने शर्ट देने का वादा किया हो तो शर्ट की जो मार्केट वैल्यू है उसकी जो मनी वैल्यू है वो ली जाएगी। तो ये था रिगार्डिंग टू रूल 32। रूल 32 अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है अगर यहाँ दिए तो वो ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा। नीचे मोल्ड्स बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में रिवर्सल ऑफ आईटीसी और नॉन टैक्सेबल पोर्शन, हाँ ये वाला पढ़ लो, ये वाला आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी और नॉन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था आपका, समझ लो इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे, हाँ ये इंश्योरेंस कंपनी है, सॉरी एक ऐसा लेते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है आपसे प्रीमियम 10,000 ले रही है। 10,000 में से 8,000 सेविंग है, 8,000 सेविंग है और 2,000 उसका रिस्क है। तो हमने क्या देखा कि भाई ग्रॉस प्रीमियम माइनस ओके इन्वेस्टमेंट, तो जीएसटी सिर्फ 2,000 पे आएगा, या फिर ये जो फिक्स परसेंटेज है 25%, 12.5% उस पर ही आएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी बहुत से आय, सीजी और आईएस मतलब इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज खरीद रही है। अब जब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ये खरीद रही है तो मैं आपको ये बता दूं उसके ऊपर जीएसटी भी लगा है। तो एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि भाई जब आप 2000 पे ही टैक्स दे रहे हो तो क्या ये जो आईटीसी मिलने वाला इंश्योरेंस कंपनी क्या ये भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा? क्या ये सेविंग से रिलेटेड प्रोपोर्शनेट आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि हमने तो 8,000 पे जीएसटी दिया ही नहीं, हमने तो 2,000 पे दिया, जो भी ओके प्रीमियम होगा उसका 2,000 पे दिया, तो फिर क्या हमें आईटीसी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा क्या? बहुत अच्छा सर्कुलर है। और ये सर्कुलर देखो यहाँ पे, चलो तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन नॉन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब लाइफ नॉन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? तो यहाँ पे एक कर दो सेविंग, यहाँ पे लिख दो सेविंग, ओके, वो नॉन टैक्सेबल पोर्शन रहता है जैसा मैंने अभी बताया। तो प्रीमियम फॉर टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, अगर आपको समझना होगा तो लिख देना दैट इज सेविंग। ये मैंने अमेंडमेंट में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो सेविंग आर नॉट कंसीडर एज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसे नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा।
सर इसका मतलब ये बेटा कि आपके आईटीसी तभी रिवर्स करने पड़ते हैं अगर वो एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में आता है, और एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल आता है। तो अगर वो डेफिनेशन में आता है तो ही आपको आईटीसी रिवर्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो सेविंग कहीं पे भी एग्जाम नहीं बोला है, नॉन टैक्सेबल नहीं बोला है, वो तो ये बोला है कि वो बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। तो फिर जहाँ तक देखा जाए रिवर्सल आईटीसी चैप्टर के हिसाब से सिर्फ आपका अगर एग्जम्प्ट होगा तो ही रिवर्सल आते हैं। तो ऐसे केस में आपको रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा आईटीसी दे दिया जाएगा। यह हाईलाइट करना। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट इस पे आप, जीएसटी ऑन इंसेंटिव अमाउंट शेयर्ड बाय एक्वायरिंग बैंक इन अ डिजिटल पेमेंट। अब जैसे बहुत सी बार क्या होता है, भीम यूपीआई है या रुपे क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है भीम यूपीआई या रुपे क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए जो एक्वायरिंग बैंक है उसको यहाँ पे इंसेंटिव्स दे रही है। जैसे ओके आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है या फिर भीम यूपीआई है और स्वैपिंग मशीन एचडीएफसी की है। अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग मशीन एचडीएफसी से आप स्वैप करते हो तो एक्वायरिंग बैंक कौन हुई? एचडीएफसी, क्योंकि आपके बैंक से एक्वायर हो रहा है एचडीएफसी में। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे जितने भी एक्वायरिंग बैंक्स है या यूपीआईज है ओके उनको जो है इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव जो भी इंसेंटिव कमीशन वगैरह में से इंसेंटिव दे रही है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये बैंक्स ये इंसेंटिव खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ लो 2-3 बैंक इन्वॉल्व है तो वो इंसेंटिव खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो इंसेंटिव्स है अंडर इंसेंटिव स्कीम, ध्यान सुनना, इंसेंटिव स्कीम में जो इंसेंटिव्स आ रहा है और वो शेयर हो रहा है बिटवीन एक्वायरिंग बैंक्स ओके, मतलब ये जो है एचडीएफसी से या यूपीआई से पैसा, फोन पे से पैसा या पेटीएम से यस बैंक में गया ओके, क्योंकि उन दोनों का कोलैबोरेशन है। तो जो शेयर हो रहा है वो इंसेंटिव सब्सिडी माना जाएगा और वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कीप इन प्रायोरिटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है क्लैरिफिकेशन ऑन एक्सटेंडेड वारंटी। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी पे आपको सवाल पूछा जा सकता है और ये सर्कुलर अच्छे से पढ़ के जाना। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं। देखो जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो बेसिक वारंटी तो नो डाउट इट इज़ अ पार्ट ऑफ वैल्यू ओके, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है ओके। बेसिक वारंटी दी वो प्राइस का ही पार्ट है, प्राइस में इंक्लूडेड होता है और उसके ऊपर जीएसटी आता है। डन। नाउ यहाँ पे सेकंड एक्सटेंडेड वारंटी। अब जैसे मैंने ओके ये जो है टैब खरीदा तो टैब में उन्होंने मुझे जो है एप्पल केयर का एक्सटेंडेड वारंटी दिया कि भाई आप अगर एक्स्ट्रा 17,000 पे करते हो तो हम आपको एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, 2 साल की और वारंटी देते हैं। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी के रिलेटेड एक अच्छा सर्कुलर है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है। कौन कौन? पहला, कस्टमर ऑफ फॉर ईडब्ल्यू मतलब एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे मैं कल एप्पल स्टोर में गया और टैब खरीदा तो उन्होंने मुझे जो है एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन तभी दिया और ये भी कहा कि भाई आप अभी भी ले सकते हो या आने वाले 2 महीने में कभी भी ले सकते हो। मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भाई एप्पल का है, महंगा टैब है, मैंने इमीडिएट एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही ले लिया। तो अगर आप एट द टाइम ऑफ सप्लाई ले लेते हो तो इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और वो गुड्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, गुड्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि वो जो एक्सटेंडेड वारंटी है, समझ लो टैब हुआ 1,30,000 का और उसमें एक्सटेंडेड वारंटी 17,000 इमीडिएट ऐड हो गई और टैब का जो भी रेट होगा 18%, तो वो 18% से जीएसटी आ गया, 18% से पूरा जीएसटी आ गया क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मान लिया जाएगा। दैट्स ऑल। नाउ इफ सप्लायर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी डीलर आर डिफरेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई ये एप्पल का आईपैड है तो एप्पल कंपनी जो है, यहाँ सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं दे रहा है। समझ लो ओके, जो डीलर एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है कि भाई डीलर अलग है और सप्लायर अलग है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर आपको टीवी बेच रहा है और ये मैन्युफैक्चरर भाई ये टीवी जो है यहाँ पे एमआई का टीवी है, अच्छा टीवी है, पर मैन्युफैक्चरर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं दे रहा है। डीलर अपने तरफ से एक स्कीम चला रहा है सेपरेटली एक्सटेंडेड वारंटी की। तो वो सिचुएशन में जीएसटी पेएबल ओके ऑन एक्सटेंडेड वारंटी एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यू पे जो जीएसटी आएगा वो एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस अलग से आएगा और डीलर जो अलग से एक्सटेंडेड वारंटी का बिल बनाएगा ओके उस पर जीएसटी दिया जाएगा। नाउ कस्टमर ऑफ फॉर एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर सप्लाई। समझ लो मैं यहाँ एप्पल का एक्सटेंडेड वारंटी इमीडिएट नहीं लेता, मैं बाद में लेता।
एक्सटेंडेड वारंटी, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होता। तो ये तीन बातें अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, एट द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के साथ मैन्युफैक्चरर ने खुद नहीं दिया, मैन्युफैक्चरर ने खुद नहीं दिया तो कंपोजिट सप्लाई और वो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने दिया, डीलर ने अलग से दिया, तो डीलर उसका सर्विस का बिल बनाएगा, और आपने एक्सटेंडेड वारंटी बाद में ली तो तब सर्विस का बिल बनेगा। हाँ, ये किसकी बात करें हम? बेसिक वारंटी नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी। वैसे मैंने अमेंडमेंट में बहुत अच्छे से इसको कवर किया, पर आप इसको यहाँ पे पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, एक सर्कुलर है आपके चार्ट में, यहाँ पे स्पेस होगी या अलग से पेज पे लिख के अटैच कर देना। तो ये जो सर्कुलर है यहाँ पे ध्यान से देखो, सर्कुलर नंबर 225/19/24, टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी अंडर 28(2). अब कॉर्पोरेट गारंटी में आपको याद होगा तो हमने क्या देखा था, 28(2) में हमने यहाँ पे देखा था कि 28(2) कॉर्पोरेट गारंटी 1% ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन विच वेरीज आया। तो एक काम करो, यहाँ पे आपके नोट्स में होगा तो ठीक, नहीं तो 1% पर एनम करना। हाँ, ये 1% पर एनम करना, वहाँ पे ये 1% पर एनम कैलकुलेशन होगा। अब इसका एक क्लैरिफिकेशन है, और ये अगर आपके चार्ट बुक में नहीं होगा तो मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, आपने लिख लेना फटाफट पॉज करके, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। पहला, इट इज टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट लोन इज डिसबर्स और नॉट। पहली बात तो बहुत सी बार क्या होता है, कंपनी ने गारंटी दे दी और गारंटी देने के बाद जिसको रिलेटेड पर्सन की गारंटी दी उसने लोन उठाया नहीं या पार्टली नहीं उठाया, तो क्या जो गारंटी का वैल्यू हमने फिक्स किया प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा क्या? नहीं। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट कि लोन डिसबर्स हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे जहां तक देखा जाए वैल्यू कम नहीं होगा। वंस गारंटी इज गिवन, लोन डिसबर्स हो या ना हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। भाई साहब, पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से कवर हो गया। दूसरा, रिसिपिएंट जो रिलेटेड पर्सन है इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। नो डाउट, कॉर्पोरेट गारंटी का ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, तो वो जो बिल आ रहा है कॉर्पोरेट गारंटी का, तो रिसिपिएंट उसका फुल आईटीसी ले सकता है। तीसरा, टेक ओवर ऑफ द लोन। बहुत सी बार क्या होता है, समझ लो कॉर्पोरेट गारंटी जो थी उसने यस बैंक को दिया कि भाई यस बैंक जो है ओके यहाँ पे लोन दे रहा है, मैंने कॉर्पोरेट गारंटी यस बैंक को दिया, पर यस बैंक ने सिक्योरिटाइजेशन कर दिया और कोई दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर दिया। तो अगर लोन दूसरी बैंक टेक ओवर कर लेती है तो ओरिजिनल गारंटी अगर कंटिन्यू होती है तो फिर कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि वही गारंटी कंटिन्यू हुई, तो कोई एडिशनल सर्विस तो नहीं है, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्रेश गारंटी दिया जाता है, फ्रेश गारंटी दिया जाता है तो फिर वो सर्विस मानी जाएगी और जीएसटी आ जाएगा 1% पर एनम ऑफ फ्रेश गारंटी और एक्चुअल विच एवर इज हायर। उसके बाद में मल्टीपल गारंटर हो गए, समझ लो भाई ओके 300 करोड़ की गारंटी देना एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दो तीन कंपनी मिलकर एसोसिएटेड दो तीन कंपनी मिलकर गारंटी दे रही है। तो अगर मल्टीपल यहाँ पे गारंटर्स हो गए तो समझ लो गारंटी अमाउंट 1 CR का है और ए ने 60% का गारंटी लिया है, बी ने 40% का गारंटी लिया है, तो जिसने जितना लिया है उसका 1% कैलकुलेट किया जाएगा और एक्चुअल कंसिडरेशन, हाँ एक्चुअल कंसिडरेशन लेते वक्त टोटल लिया जाएगा। तो जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन होगा वो एक्चुअल कंसिडरेशन टोटल कितना है और ये 1% कितना है विच एवर इज हायर ओके वो कंसिडर होगा यहाँ पे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, ये जो एक अमेंडमेंट 24 में जो मैंने अमेंडमेंट्स में बहुत अच्छे से ली है, ठीक है, तो अमेंडमेंट्स जो है आपको करना ही है, स्पीड में करो, कैसा करना हो कर लेना है मे 24 के हिसाब से। तो कॉर्पोरेट गारंटी अब उन्होंने 1% पर एनम कर दिया है। अब ये 1% पर एनम जो किया हुआ है यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो इफ गारंटी फॉर 5 years 5 साल के लिए गारंटी दी गई तो आपको यहाँ पे गारंटी 1% कैसे निकालना है, 1% फॉर 5 years और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, ठीक है, तो यहाँ पे वो लेना है। या अगर 8 months की गारंटी होगी तो 1% प्रोपोर्शनेट लेना है एंड 1% इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 ओके, तो अकॉर्डिंगली दैट और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर ओके। अगर 4 years 5 months होगा तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट लेना है, तो आपको गारंटी प्रोपोर्शनेट यहाँ कंसीडर करनी है। देखो अब आप जब मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो हो सकता है कि विच एवर इज हायर ना दिखे, लेकिन जो है हाँ ये मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं बेटा, तो यहां पे पॉज करके लिख लो, यहां पे पॉज करके लिख लो। चलो, तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे एस्पेक्ट्स विथ अमेंडेड और रूल्स एंड सर्कुलर ले लिए हैं।
चलिए डन। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सारे एस्पेक्ट्स हमारे ये चार्ट में आ गए। ओके, बस थोड़ा अमेंडमेंट इसके साथ देख लीजिएगा, दैट्स ऑल। ओके, इस बार आईडीटी में आने वाले अटेम्प्ट में 80 पास। तो दोस्तों चलिए, ओके, अगर इसी तरह से सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे तो मैं यहाँ पे रिवीजन डालते जाऊँगा, उतना कर लेना। अब मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप मैंने निकाले हुए हैं, तो अभी के अभी ओके वीडियो होने के बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जो है कर लो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लो। क्वेश्चनर से आपके पास मेरा क्वेश्चनर होगा, तो 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 19, 24.01 क्वेश्चन नंबर और 33, और 33 राइटिंग प्रैक्टिस में लिखना, राइटिंग में ले लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो भाई साहब, अभी के अभी कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। ओके, मैंने अभी क्वेश्चनर से लिए है, तो डन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हमारा रिवीजन होगा आईटीसी पे। ठीक है, डन। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।